नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो मराठी में जो एक्टर हैं उनके बारे में है। आज हम देखें, अगर ओवरऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन बहुत कम बात होती है मराठी एक्टिंग की, जो कि उन्होंने अपने काम से, अपने स्किल्स से, अपने हुनर से बहुत कुछ अचीव किया है। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका नाम है स्वप्निल राजशेखर। उनके पिताजी भी, जिनका नाम राजशेखर जी हैं, वो भी बहुत बड़े स्टार रहे हुए हैं मराठी फिल्म्स में। वो स्वप्निल राजशेखर जी कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। इसके अलावा टोटल फिल्मी बातें नाम से उनका एक सीरीज चलता है जो कि ऑनलाइन बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। अगर हम मराठी फिल्म्स की बात करें तो छत्रपति शिवाजी के बारे में तो हमें बात करनी ही होगी, क्योंकि उसके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा रहेगा। छत्रपति शिवाजी के बारे में एक बात बताई जाती है कि वो एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। उनकी कुछ चुनिंदा लाइंस ये भी कहती हैं कि अगर सामने स्ट्रेंथ है और काफ़ी तलवारें खड़े होके कोई एनिमी आपका सामना कर भी रहा है, तो फिर भी आप अपने ज्ञान से और आप अपनी विल पावर से उसका सामना हमेशा कर सकते हो। इसी के साथ एजुकेशन की बात अगर हम करें कि एजुकेशन अगर आपके पास है तो सामने किसी भी बड़ी चुनौती आ जाए, कोई स्ट्रेंथ आ जाए, लेकिन आप अपने एजुकेशन से, अपने स्किल से उस चीज़ का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें ये पॉडकास्ट की शुरुआत छत्रपति शिवाजी की इस नोट पे करना है और हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए स्वप्निल जी से बात शुरू करते हैं। वेलकम स्वप्निल जी। Thank you, Vishal. Thank you so It is a pleasure having you in the podcast. Thank you. Thanks for having me here. Welcome. And it is really an honor because I always wanted to have someone from the Marathi industry. And I saw your work. और आपका काम देख के ये महसूस हुआ कि आप कला को लेके बहुत इंटरनली, नेचुरली मानते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। जी जी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम काम करते हैं, अच्छी नीयत से काम नहीं हो तो वो काम इतना सराहा भी नहीं जाता जी। लेकिन जी। आपके काम में एक मासूमियत है जो दिखती है पर्दे पे। जी। और जितना मैं समझ पाया हूँ हमारी रिसर्च से कि आपने अभी तक 85 मूवीज कर ली हैं मराठी में। जी। मराठी में, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, तो जी। शुरुआत पॉडकास्ट की इस तरह करना चाहूँगा कि आप अपने सफ़र के बारे में बताएं। इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए? शुरुआत आप ऐसा तो नहीं था कि आप कुछ और की शुरुआत करना चाहते थे और ये जीवन में इंसिडेंटली आ गया? और आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमारे ऑडियंस से जिक्र करें। बिल्कुल विशाल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी। पता नहीं मैं सारी तारीफ के काबिल हूँ भी कि नहीं। ज़रूर, आप डिजर्व करते हैं जी। मेरे सफ़र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पिताजी राजशेखर, जो मराठी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, बहुत संजीदा एक्टर थे, स्टार थे। और 1959 से लेके 2005 तक उनका फिल्मी सफ़र रहा पर्दे पर। जैसे हिंदी फिल्मों में प्राण साहब थे, तो मेरे पिताजी को मराठी का प्राण कहा जाता था। अच्छा। ज़्यादातर उन्होंने विलन के रोल किए। अच्छा। तो और बहुत पैशनेट एक्टर थे वो। उनकी स्कूली पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो जिस गांव देहात से आए थे वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली अलग थी। लेकिन क्योंकि उनको एक्टर बनना था तो उन्होंने हर तरह की बोली सीख ली। वो उर्दू बोल लेते थे, हिंदी अच्छी बोल लेते थे, अंग्रेज़ी सीख गए, और मराठी, जिसे हमारे मराठी में सो कॉल्ड शुद्ध मराठी कहते हैं, वो भी उन्होंने सीख ली। तो बहुत पैशनेट, बहुत मेहनत करके उन्होंने सेल्फ मेड आर्टिस्ट थे वो। तो वो एक लीगेसी रही है हमारे घर में। तो मैं, हालांकि मैं उनका करियर जब पीक पे था तब मेरा जन्म हुआ। अच्छा। तो मैं उनका स्ट्रगल देख नहीं पाया। तो मैं मिड 70s की मेरी पैदाइश है, तो तब तक वो ऑलरेडी स्टार बन चुके थे। उनका फेम देखा आपने? हाँ, मैंने फेम देखा उनका, और उनका डाउनफॉल भी देखा ऑनेस्टली। तो जब मैं बचपन में मैं उनके साथ शूटिंग सेट्स पे जाया करता था, तो मुझे शायद हो सकता है कि वो थोड़ा सा ब्लड में से आया होगा, या फिर वो माहौल, जो शूटिंग का माहौल, ये लाइट्स वाइट्स उस जमाने के लगे हुए हैं, और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो पापा के दोस्त, उनसे मैं मिल रहा हूँ। तो ये सारी मेमोरीज, और वो कुछ मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में रह गया कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, यहाँ पे आना है। और मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं मिड 70s की पैदाइश हूँ। तो हम लोग मिड 70s के जितने भी बच्चे हैं वो जैसे ही पैदा हुए वो अमिताभ बच्चन का ठप्पा लगा के दुनिया में आ गए कि अमिताभ बच्चन स्टार बन चुके थे। उनका एक अलग ऑरा था।
तो हम लोग बच्चन फैन ही हैं। तो फिर बच्चन साहब को देखते हुए, उनकी फिल्में, उनके गाने, ये सब सुनते हुए हम बड़े हुए। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के मन में था कि मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री में आए। खासकर वो चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। हाँ। और मैं बन रहा था गुंडा। हाँ जी, मैं क्योंकि मेरे माता पिता घर पे होते नहीं थे ज़्यादा, तो मैं बहुत शरारती था और बहुत सारे कीड़े थे। तो मैं कोल्हापुर में मेरी पढ़ाई कर रहा था। तो एक वक्त ऐसा आया जब मेरी गैंग पूरी राउडी गैंग थी। अच्छा। और हम लोग बहुत कुरापाती लोग थे, तो गुंडागर्दी करते थे। तो सही टाइम पे मेरे पिताजी ने देखा। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मैं साथ में, मेरे घर में किताबें थी। अच्छा। और मैं गुंडागर्दी करके, मतलब वो जो होता है ना 16, 17, वो जो एज होता है, तो वो सब करके मैं आके किताबें पढ़ता था घर में। अच्छा। तो दो अलग अलग तरह के दो अलग पर्सनैलिटीज हो गई थी। तो मेरे फादर ने ये देखा कि ये बच्चे थोड़ा अलग दिशा में जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब इसमें तू लीड रोल करेगा, हीरो करेगा। अच्छा। तो शायद उन्होंने मुझे डाइवर्ट करने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए वो किया, और मैं उस ड्रामा में मैं काम करने लगा। तो जैसे मुझे एक्टिंग में पहले ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैं जब भी अपने आप के बारे में सोचता था तो मैं ये सोचता था, क्योंकि फादर से मैंने डायरेक्टर की अहमियत समझ ली थी, राइटर की अहमियत समझ ली थी। अच्छा। तो मेरे दिमाग में था कि मैं लिखूंगा, मैं स्टोरी टेलर बनूंगा। लेकिन कर रहा था गुंडागर्दी। तो वो जब हमारे उस नाटक की बात आई और जैसे मैंने उसमें काम करना शुरू किया, तो मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आने लगा कि मैं बहुत ही घटिया तरीके से मैंने शुरुआत की एक्टिंग की। मुझे बोलना नहीं आ रहा था, मैं स्लर मार रहा था, फंबल मार रहा था, लाइंस याद नहीं हो रहे थे, स्टेज पे खड़ा कैसे रहूं, हाथ का क्या करूं, देखो किधर, ये सब गिरते पड़ते मैं शुरुआत करने लगा। और जैसे जैसे वो मैं एक्सप्लोर करता गया, मुझे मज़ा आने लगा। और फिर शाम का वक्त, रिहर्सल का वक्त, वो मुझे हॉन्ट करने लगा कि कितने 6-7 बजे रिहर्सल है ना, तो 7 बजे का वेट हो जाते थे जी। तो उस रास्ते पे मैंने अपने आप को ढूंढा, मुझे मज़ा आने लगा एक्टिंग करते करते। और उस नाटक के हमने 200 के आसपास शोज किए। तब मुझे अपनी राह का पता चल गया और मैं बाकी सब चीज़ें छोड़ के मैं एक्टिंग की तरफ आ गया। फिर उसके बाद आमतौर पे क्या होता है कि आप किसी भी न्यू कमर से पूछ लो तो वो पहले एमेच्योर थिएटर करता है। है ना, कि वन एक्ट प्ले हो गया, नाटक हो गया, वो करते करते फिर वो प्रोफेशनल में आता है, फिर वो फिल्मों की तरफ आता है, टीवी सीरियल्स में आता है। मेरा उल्टा हो गया, मैंने प्रोफेशनल कमर्शियल नाटक पहले किया। अच्छा, वो डिफिकल्ट स्टेप आपने पहले कर ली। और उसके बाद में मैंने जब वो नाटक रुक गया, लेकिन मैं नहीं रुका, तो फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। अच्छा। और फिर मैं एमेच्योर थिएटर करते करते फिर वहाँ पे एकांकिका, मतलब वन एक्ट प्ले किया। स्टेट कंपटीशन जो महाराष्ट्र में होते हैं, वो बहुत अच्छी बहुत अच्छा उपक्रम है थिएटर के लोगों के लिए, तो वो मैंने करना शुरू किया। तो वैसे मेरा सफ़र शुरू हुआ। फिर पहली फिल्म मिली, टीवी सीरियल मिलने लगे, तो ऐसे मैं एक्टर बन गया। हालांकि मैंने कैमरा पहली बार फेस किया था जब मैं 6 साल का था। एक मराठी फिल्म थी, तमासगीर जिसका नाम था। तमाशा आप जानते होंगे, महाराष्ट्र की लावणी वगैरह आप समझते होंगे, तो वो एक फिल्म का नाम था तमासगीर। अच्छा। तो उसमें मैंने 2 दिन का काम किया था, हीरो के बचपन का रोल किया था। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे स्कूल जाने से मना कर दिया। बोला आप स्कूल क्या जाना, मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे भी मिले होंगे। पिताजी टेंशन में आ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने 2 लाफे लगा के मेरे को स्कूल भेज दिया, वो जो आमतौर से होता है। तो आप कह सकते हो कि मैंने 80s में शुरुआत की, लेकिन करियर मेरा 90s, मिड 90s के बाद शुरू हुआ। तो आपके पिताजी के बारे में आपने इतनी अच्छी बात बताई, और आई एम श्योर जो उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, और वो बहुत रिच रहा है। और होता क्या है कि अब तो सोशल मीडिया इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये इंसान इतने समय से काम कर रहे हैं, क्या काम है, वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस ज़माने में तो ये सब चीज़ें थी नहीं। लेकिन उन्होंने वो स्ट्रगल भी देखा, डाउनफॉल भी देखा, फेम भी देखा। तो आपके पिताजी से आपने ऐसी कोई 2-3 चीज़ें सीखी हो, या अभी भी आपको ध्यान हो, याद हो, कि जो एक इंग्रेन्ड क्वालिटी होती है टू बी अ वाइज पर्सन? जी, बहुत कुछ सीखा है मैंने। मेरी नज़रों में उनसे
उनसे ज़्यादा पैशनेट एक्टर मैंने देखा नहीं है। कि मैं समझता हूँ ना कि जो अर्ज मुझ में नहीं है, हाँ। मैं अपने आप में जो मिस करता हूँ वो उनमें था। बहुत पैशनेट थे एक्टिंग को लेके, अपने फील्ड को लेके, कला के क्षेत्र को लेके बहुत ज्यादा वो पैशनेट थे। बहुत प्यार करते थे अपने सारे कुलीग से, अपने टेक्नीशियन से, इस इंडस्ट्री से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। तो ये मतलब श्रद्धा से काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो जब इस स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो स्टूडियो में एंटर करने से पहले वहां की मिट्टी लेंगे, अपने माथे पे लगाएंगे और फिर अंदर जाएंगे। या फिर पंक्चुअल होना, उनकी वजह से कभी भी 1 मिनट के लिए भी शूटिंग में देरी नहीं हुई। वो सेम टाइम नाटक भी करते थे, प्रोफेशनल नाटक, और सिनेमा भी करते थे, 2-2 3-3 शिफ्ट, जो बाद में हिंदी के आर्टिस्ट ने शुरू की। ये स्टार्ट मेरे फादर के जनरेशन के लोगों ने मराठी में किया था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम एग्जांपल सुनते हैं गोविंदा जी की, अमिताभ जी की, जो इतने पंक्चुअल रहे हैं, लगातार पिक्चरें करते थे वो जी। तो उदाहरण के तौर पे ये मेरे फादर किया करते थे मराठी में। मेरे फादर और उनके जो कुलीग्स थे, बहुत बड़े नाम थे, सूर्यकांत मराठी का बहुत बड़ा नाम, अरुण सरनाइक उस जमाने में, जयश्री गढ़कर, ये लोग एक टाइम पे 2-2 3-3 फिल्में कर रहे थे। तो 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में ये लोग काम करते थे। तो वो करके रात को ड्रामा का शो करके वो सुबह राइट टाइम पहुंच जाते थे। अच्छा। तो मतलब उनके जीने का मकसद ये कला क्षेत्र था और कुछ नहीं था। समझ रहे हो आप? तो मैं उतना अपने आप को पैशनेट नहीं मानता जितने वो थे। तो मैंने वो उनसे सीखा कि अगर कोई चीज आपको हासिल करनी है तो उसको शिद्दत से चाहो पहले। राइट। उसका मराठी में उसको ध्यास बोलते हैं, किसी चीज का ध्यास लेना, वो उनसे मैंने सीखा। और बाकी बतौर इंसान उनमें कुछ खामियां रही होगी, लेकिन एज एन आर्टिस्ट वो मेरे लिए बहुत आदर्श, बहुत आइडियल थे। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। तो स्वप्निल जी, ऐसी क्या चीज़ है जो आपने अपने फादर के पेरेंटिंग में देखी, जो आप चाहते थे कि वो चीज़ आप रिपीट नहीं करो? और क्योंकि हर ज़माने में पेरेंटिंग अलग तरह से होती है। जी जी। और पेरेंटिंग में इवॉल्वमेंट होता ही रहता है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि ये चीज़ें पुराने ज़माने में पेरेंटिंग में कमी थी, जो मैं जब पिता बन जाऊँगा तो वो चीज़ कभी नहीं करूँगा? मेरे पापा जो थे वो शायद आज के ज़माने के पिताजी थे। अच्छा। आज के ज़माने के बाप थे वो। आज जैसे एक ही बच्चा होता है तो उसको ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उसके बारे में, उसको पैम्पर करते हैं ज़्यादा। तो मेरे पापा उस ज़माने में हमको क्या करते थे, समय से आगे चल रहे थे। हाँ, वो आगे चल रहे थे। और थोड़ा मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो अगर मुझे थोड़ा डांटते, थोड़ा अगर मेरे बारे में स्ट्रिक्ट रहते, तो थोड़ा सा फर्क हो सकता था मुझ में। लेकिन वो मेरी पढ़ाई के बारे में कंसर्न नहीं थे। अच्छा, उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं कि तुम कितने मार्क्स ला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कभी उन्होंने मुझे पूछा नहीं। हाँ, तुमने ये फिल्म देखी कि नहीं, ये जरूर पूछते थे। अच्छा। वो अगर मैं उनको खाली बैठा रहा तो बोलते थे जाना ये फिल्म देख के आ जा, क्या कर रहा है। अच्छा। समझ रहे हो आप? मेरे घर में पूरा उल्टा माहौल था। वो उस इंडस्ट्री में थे तो ज्यादा उससे रिलेट करते थे। जी। और हम लोगों में बातें होती थी ना, वो फिल्म के बारे में होती थी। उन्होंने मुझे डायरेक्टर्स की अहमियत बताई कि डायरेक्टर किस तरह से एक पूरा सिनेमा रिलीज होने से पहले देख लेता है, शूट होने से पहले कैसे देख लेता है, वो कैसे विजुअल्स बनाता है, वो उसे कैसे साकार करता है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। तो ये हमारी बातें होती रही। तो मैं जब बाप बना तो मैंने अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल उल्टा किया। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा बच्चों के बारे में। अच्छा। मैंने बिल्कुल उनको कोई भी मिसबिहेवियर उनका टॉलरेट नहीं किया। मैं स्ट्रिक्ट रहा कि ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ। जो कि मेरे फादर मेरे बारे में नहीं थे। राइट। तो मैंने उल्टा हुआ है एक्चुअली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा सवाल था आपका। थैंक यू। मैंने अपने फादर से एक चीज सीखी कि किसी भी मौके को पहचानो, इस मौके की मांग क्या है उसको देखो। मतलब मैं जब भी कभी प्रॉब्लम में आ गया मेरी हरकतों की वजह से, मेरे पिताजी मेरे बाजू में खड़े थे, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थे, उनका हाथ मेरे कंधे पे था। उस वक्त उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा कि ये तुमने गलत क्यों किया, ऐसे क्यों किया, अगर ऐसे करते तो ये नहीं होता, ये नुकसान नहीं होता, ये उन्होंने नहीं किया। वो उस टाइम पे बोलते थे चलते से गलती हो गई ना, देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। राइट। समझो? तो मुझे वो जो बूस्ट मिलता था, और एक बाप का हाथ बच्चे के कंधे पे होना बहुत बड़ी बात होती है। राइट। तो वो मैं जब अपने बच्चों के बारे में जब मैं स्ट्रिक्ट हो रहा था, तब मैंने वो भी अपने दिमाग में रखा कहीं ना कहीं कि ये मोमेंट पे ये नहीं करना है। राइट। ये मोमेंट पे इनको सहारा देना है अगर कुछ बड़ा हो जाए तो। राइट। एक्चुअली देखा जाए तो
कि जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जो बुक्स का शौक रखते हैं, जो मूवीज़ में रहते हैं, या फिर जिनको पेंटिंग का शौक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एज पेरेंटहुड को बेहतर समझते हैं, वो रिलेशनशिप को, इमोशंस को बेहतर समझते हैं। वो इस बात को ज़्यादा समझते हैं कि रादर देन चेजिंग सक्सेस, यू शुड ऑलवेज चेज abilities, right, be an able person. Correct. अब हमारे होता ये रहा है ट्रेडिशनली कि एक भेड़ चाल चलती है कि अगर फला बच्चे ने 95% लाए हैं तो तुमको तो लाना ही है, अगर 95 नहीं तो 90 तो लाना ही है, और अगर 80 ले आओगे तो यू आर नॉट वर्थ इट, और इसके बियॉन्ड जिंदगी को देखना सही बात नहीं है। सही है। और अगर ओवरऑल पोटेंशियल समझने की बात सोचें तो एकेडमिक्स के बियॉन्ड भी पोटेंशियल समझ सकते हैं। विशाल जी, मैं इसके बारे में और एक बात बताना चाहूँगा। बहुत सारे मेरे फादर के ज़माने से लेकर आज अभी जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं, बच्चों से ज़्यादा। मतलब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेंटर स्टेज पे दिखे, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा टीवी पे दिखे, मेरा बच्चा स्क्रीन पे दिखे। ये वो जो अपना ख्वाब है ना, तो वो बच्चों में डाल देते हैं। ऐसा भी होता है। मतलब ये सिर्फ एकेडमिक के बारे में है नहीं। बहुत बार वो बच्चों को पुश करते हैं क्योंकि वो टीवी पे नजर आए। मैं अभी जो टीवी सीरियल्स करता हूँ, फिल्में करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो बच्चा 4, 5, 6 साल का बच्चा वो थक चुका है, उसको काम नहीं करना है, उसकी जो क्यूरियोसिटी कैमरा और ये सब को लेके है वो निकल चुकी है। दूसरे दिन वो बच्चा परेशान हो जाता है कि कितना काम करना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे सोना है। और माँ बाप उसको पुश करते रहते हैं, उसको जगाते रहते हैं, काम पे लगाते रहते हैं। मैं मतलब अभी हाल ही में एक छोटी लड़की के साथ मैं काम कर रहा था। उस लड़की के लिए मैजिक वर्ड्स थे पैकअप। 4 साल की बच्ची, उसको पैकअप सुनाई दिया तो वो फ्रेश हो जाती थी। वो इतना इरिटेट हो रही थी वो शूटिंग के प्रोसेस से, लेकिन उसके माँ बाप वो उसको हिला डुला के रेडी करके वो। तो मैं ये सोचता था कि इनको अपने बच्चे पे तरस क्यों नहीं आता, इनको दिखता नहीं है क्या बच्चे के आंखों में नींद है? ये क्यों नहीं बोलते कि मेरी बच्ची 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगी? आप क्यों नहीं बोल सकते? तो ये बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों में कुछ दुश्मन बन जाते हैं इस तरह से। आजकल मैं रियलिटी शोज में जो देख रहा हूँ, 4 साल के 5 साल के बच्चे जो उनकी समझ नहीं है वो एक्सप्रेशंस देके डांस कर रहे हैं। मुझे वो कहीं पे जाके मुझे वो क्रिमिनल लगता है। ऑफ कोर्स। क्या उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये लड़के की या इस लड़के की ये उम्र नहीं है कि वो एक्सप्रेशन को समझे? डेफिनेटली। आप कला को प्रेजेंट कब करोगे? जब आप उसको समझोगे, यहाँ पे दिमाग में आपके उतरेगी कि मुझे इस तरह से एक्सप्रेस करना है, उस भावना को आप समझोगे। आप कैसे, मतलब वो जो अगर मैं वो नाम ले सकूं, कैसा पौवा चढ़ा के आई वाला जो गाना है, चिकनी चमेली, 4 साल की बच्ची कैसे समझेगी उस इमोशन को? वो सिर्फ कॉपी करेगी किसी के अपने मेंटोर की या अपने टीचर की कॉपी करेगी। आप उसके दिमाग में विंग करना या फिर अपने हिप्स को मूव करना, ये सब कैसे डाल रहे हो? और उन शब्दों को मान लीजिए उसने रट के कैसे तैसे फोर्सफुली कर भी लिया परफॉर्म, लेकिन उसके दिमाग में जरूर ये बातें चलेंगी कि ये इन बातों का मतलब क्या है, इन लिरिक्स का मतलब क्या है। तो बेसिकली आप समय से पहले ही उसको बड़ा बना रहे हो, बोनसाई बना रहे हो, उसके बचपन को खत्म कर रहे हो, खा रहे हो। ऐसा भी मुझे लगता है। और ये मैं आजकल बहुत देखता हूँ कि ये माँ बाप बहुत अपने बच्चों में अपने ख्वाब पूरे करने की एक सोच रखते हैं। आई ऑफन गेट सरप्राइज्ड स्वप्निल जी कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को एक बार भी ये क्यों नहीं पूछते हैं कि तू क्या चाहता है? जी, इट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल। लेकिन ये जो रोबोटिक लाइफ हो गई है ना सबकी, उसमें ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं, या फिर वो कोई ना कोई अपने स्टिग्मा के साथ चलते हैं कि अगर जो ख्वाब मेरे पूरे नहीं हुए मैं अपने बच्चों के थ्रू उसको पूरा करूंगा। तो दैट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर द किड, बिकॉज प्रकृति ने हर इंसान को अलग बनाया है और किसी मकसद से बनाया है। अब हम उनको कोई बनना चाहता है गायक और उसको हम बोल देंगे तू आइंस्टाइन बन, तो इट इज लाइक अ बिगेस्ट क्राइम। एग्जैक्टली कि आज की तारीख में अगर जॉब में भी हम देखें, नॉर्मली लोग कर क्या रहे हैं, सुबह जाते हैं 9 बजे और 6 बजे आते हैं, इस बीच में वो कंप्यूटर के आगे काम करते रहते हैं एंड डूइंग द सेम मोनोटोनस थिंग। राइट। तो अगर इसी बात पे आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर आपको वापस से आपके 20s में भेज दिया जाए और पूछा जाए कि अब आप क्या चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ को, किस तरीके से चेंज करना चाहते हो, क्योंकि हर इंसान इवॉल्व होता है, वाइज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
तो कुछ चीज़ें आपको लगती होगी कि काश मुझे ये 20 साल की उम्र में पता चल गया होता तो मेरा फ्यूचर डिफरेंट होता। तो आप कैसे क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं तो पहले अपना नज़रिया चेंज करना चाहूँगा। मैं 20s में जिस तरह से दुनिया को देखता था और मैं जैसे अपने ओपिनियंस को लेके, अपनी सोच को लेके मैं रिजिड था, या मैं बहुत ज़्यादा कि यही सही है, ये गलत होता है, ये सफ़ेद होता है, ये काला होता है, इस तरह की जो सोच थी मेरी, मैं उसको बदलना चाहूँगा अगर ऐसा मौका मिले। बाद में जाके पता चला कि ऐसा नहीं होता भैया, कुछ सफ़ेद काला नहीं होता, कोई सोच पूरी तरह से सही या गलत नहीं होती। हर एक के मायने अलग होते हैं, हर एक का दृष्टिकोण अलग होता है। और अभी सोचता हूँ कि मैंने उस टाइम पे कितने गलत डिसीजंस लिए होंगे, कितना मैं जजमेंटल रहा हूँगा लोगों के बारे में। तो ये मुझे एक तो करना पड़ेगा। और अपनी ज़िंदगी के बारे में कहूँ तो मैंने जैसे कहा ना, मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन शायद अपनी ज़िंदगी में ला पाता सही वक्त पे। मैं बहुत आलसी, बहुत लेज़ी था। मैं एक तो मैंने शादी बहुत जल्दी कर ली। मैं 22 साल की उम्र में मैं मैरिड था। अच्छा। मेरी बच्ची भी हो गई 1 साल के अंदर। तो मैं बहुत ज़िंदगी को ईजिली ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हो जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। हालांकि मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन सही दिशा में अगर मैं मेहनत करता तो मैं आज शायद थोड़ा सा अलग जिंदगी में जीता। आज इस उम्र में मैं जो करने की सोच रहा हूँ, ये शायद मैंने 10 साल 15 साल पहले कर लिया होता। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहानियाँ लिखूँ, आज मैं सोच रहा हूँ कि मुझे स्टोरी टेलर बनना है, डायरेक्टर बनना है। ये अगर मैं सही दिशा में मेहनत करता हूँ तो मैं शायद अपने 20s में ये सब कर लेता। तो अगर ऐसा मौका मिले तो जाके करेक्ट करूँगा मैं। एक्चुअली हमारे जो पॉडकास्ट का जो मंत्र है ना, वो यही है कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। राइट। कि रेगुलरली हम जो डेली बेसिस पे अपना जो कन्विक्शन से जीते हैं लाइफ को, वो ही हमारा फ्यूचर बदलता है। जी। अब मान लीजिए एक दिन हम मोटिवेट हो गए और 4 दिन मोटिवेट नहीं है, और फिर हम 6th डे वापस कोशिश करें उसको करने की, रिकवर करने की, तो वो प्रोडक्टिविटी लेवल वैसी होती नहीं है। सही है। तो इसी वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमारा जो सेल्फ टॉक होता है, वो बहुत नेगेटिव होता है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 20 घंटे हम अपने बारे में नेगेटिव ही बात करते रहते हैं और ऐसी बातें सोचते या फिर उल्टा भी होता है। हाँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी कर लेते हैं क्या, मतलब आपको दिख रहा है कि आप मुंह पे गिर रहे हो, सही नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी आप रहे नहीं हो जाएगा यार, चलो छोड़ो। ऐसा भी करते हैं बहुत बार, ये भी होता है। तो ये खुद के लिए डेंजरस हो जाता है कि अपने को प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए और उस लाइन में डिसिप्लिन भी रहना चाहिए। और जिंदगी में जितने जल्दी हो सके आपको ईगल व्यू पे आना है। हम क्या करते हैं ना, हम मतलब सबके साथ होता है, ये नेचुरल सी बात है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखते हैं। और ये तो बहुत लोगों के साथ होता है कि वो ताउम्र जब तक वो मर नहीं जाते, वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आपके दृष्टिकोण से परे भी एक दुनिया है, और भी एक परसेप्शन है, और एंगल्स हैं। आप जितना सिचुएशन को ऊपर से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं सही हूं तो सामने वाला भी सही है, सिचुएशन अलग है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव दोनों का समझना जरूरी है। ये इस तरह से नहीं जी सकते कि अगर मैंने जो सोच लिया वही है, वही सच है और कुछ नहीं है। जी। तो मतलब मैं आपको बताऊं ना, मैं एक ज़माना था, अब मुझे शर्म आती है कि मैं चीज़ों को बहुत गलत तरीके से दिखता था। मैं कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को ऐसे दिखता था कि ये इन्होंने हमारा नुकसान किया है, या फिर इनकी वजह से ये सब हुआ है। अब मैं जाके सोचता हूँ तो कि ये तो कुछ नहीं था, ये तो उस समय की बात थी। करेक्ट। ऐसा था नहीं, उनकी भी अपनी एक भूमिका थी। राइट। अब मैं समझने लगा हूँ कहीं जीवन के बीच के पड़ाव में आके, ये अगर मैं पहले कर लेता। और आज की जनरेशन के लिए ना ये पॉसिबल है विशाल जी। मतलब मैं क्या है ना, मैं 90s में बड़ा हुआ हूँ। मैं यंग था, मैं मिड 90s में मैं जवान हुआ, कॉलेज वगैरह कर रहा था। उस टाइम पे हम लोग को ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे, ज्यादा हम लिमिटेड सोर्सेस थे हमारे पास। आज बच्चों के पास सब कुछ है, आज के यूथ के पास सब कुछ है कि आपको हर एक तरीके से आप इक्विप्ड हो। सोच थोड़ी सी आपकी और ज्यादा गहरी हो जाती है आज के जमाने में। हमको उस पड़ाव पे आते आते थोड़ा टाइम लग गया, ऐसी बात है। मगर आपका सौभाग्य ये था कि आप लोग सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है उससे बचे हुए थे। जी बिल्कुल, जो कि दर्दनाक है। जी बिल्कुल। हम लोग उस जमाने के हैं जिस जमाने में घर में टेलीफोन लगना बहुत बड़ी चीज थी। वीडियो फोन फैंटेसी फिल्मों का एक हिस्सा था, वीडियो कॉलिंग वगैरह, कि आदमी को आप सामने देख के बात कर सको, ये सब। बाकी ये जो एक क्लिक में वीडियो और फोटोज एक दूसरे, मतलब
एक जो हैंडसेट आया था नोकिया का, एक पहला मल्टीमीडिया हैंडसेट जो था जिसमें वीडियो प्ले होता था, उसको देखने में हमारी आज जितना मैं हूँ उसकी आधी उम्र निकल चुकी थी वो हैंडसेट आते आते। वो नोकिया का फोन आया था, इट गॉट फेमस सो मच। जी वो एक रेवोल्यूशन हो गया था। पर ये है कि अगर ओवरऑल समझे, फैमिली एक दूसरे के साथ जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे, फ़ोन में लगे हुए हैं, 4 दोस्त बैठे हुए हैं वो भी फ़ोन में लगे हुए हैं। दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि जो ब्यूटी है इस रिलेशन की, इस माहौल की, उसको ख़त्म किया जा रहा है गेटिंग आइसोलेटेड विद अ टेक्नोलॉजी। करेक्ट। एंड दे आर देमसेल्फ नॉट अंडरस्टैंडिंग। राइट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ओवरऑल हम समझे इस बात को, तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में होता है फ्रीडम। हर इंसान चाहता है कि उसको ना आज़ादी मिले, आज़ादी अपनी सोच की, अपनी ज़िंदगी को जीने की और वो करने की जो वो हमेशा से करना चाहता है। लेकिन होता ये है कि, और मैं बहुत हैरान होता हूँ कि ये फ्रीडम जो किसी को नहीं मिलती वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी लोगों को नहीं मिलती, जो कि क्रिएटिव वर्ल्ड है। क्रिएटिव वर्ल्ड में बिना फ्रीडम के आप क्या कर लोगे जी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ईगो इतना ज़्यादा है, यहाँ पे घमंड है इतना ज़्यादा, पावर पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है। मैंने स्पाइडरमैन का एक डायलॉग याद है मुझे, जहाँ पे वो कहते हैं कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे लोग पावर की भूमिका में ऊपर जाते रहते हैं और उनके साथ बुरा होता रहता है, तो वो खुद भी बुरे बनते रहते हैं और वो इतने बेरहम बन जाते हैं कि उनके जो नीचे के लोग हैं वो उन पे और सितम ढाते हैं। सही। और वो कभी ये नहीं सोचते कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो मैं कभी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। और वो इस इंडस्ट्री में भी ये चीज़ है, बॉलीवुड में तो हर बॉलीवुड का तो पता है हमें, सुना है, इतना कुछ पता चल जाता है। मराठी फिल्म्स में भी ऐसी बात है क्या, जहाँ पे कास्टिंग काउच और ये जो पावर पॉलिटिक्स है, लोग डोमिनेट करते हैं, जो रियल टैलेंटेड लोग हैं उनको सही मौका नहीं देते हैं, ऐसा वहाँ पे भी है क्या? तो स्वप्निल जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए विशाल जी, ये फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, तो हर स्वभाव के लोग वहाँ पे हैं। तो मराठी इंडस्ट्री भी कोई ऐसी अलग इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन क्या है ना कि मराठी लोग जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं ज़्यादातर छाछू यहाँ पे होती नहीं है। अच्छा। मतलब स्टारडम होता है, लोग एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, सब होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लोग फैमिली एज अ फैमिली काम करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो होती नहीं है, वो होती है, थोड़ा कम लेवल पे होती है। अच्छा। और उसका परसेंटेज बहुत कम है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं। एक अगर मान लीजिए एक थिएटर करने वाला ग्रुप है, उसी में से अगर कोई डायरेक्टर बन गया तो वो अपने थिएटर के जितने लोग हैं उनको कास्ट करेगा और उन्हीं के साथ फिल्म्स बनाता रहेगा बहुत सालों तक। ये यहाँ पे होगा। और जैसे आपने कहा ना कि इंसान की फितरत, जो इंसान का मूल तत्व है, मराठी में हम जिसको पिंड बोलते हैं, है ना, या फिर चाइनीज में शायद जिसको ची बोलते हैं, जो पता नहीं मुझे, तो वो किस तरह का है इस पर ये सारी बातें निर्भर होती हैं। अच्छा। बहुत से लोग, हर कोई स्ट्रगल करता है अपनी जिंदगी में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनका मूल तत्व अच्छा है, वो सोचेंगे कि यार मैंने ये सब कुछ सहा है, मैंने इंसल्ट सहा है, मैंने छोटी छोटी बात पे लोगों की गालियां खाई है, मैंने डोमिनेशन सहा है, तो ये नया लड़का आ रहा है विशाल, मैं इसको बोलूं कि यार तू थोड़ा बच के रहना, तो थोड़ा ये हो तो इग्नोर करना, अपने काम पे फोकस करना। ये अगर मेरा मूल तत्व अच्छा है तो मैं ये सोचूंगा। अगर वो मेरा सही नहीं है तो मैं बोलूंगा कि ये तो होना है, इसको समझने दो, इसको गालियां खाने दो, बल्कि मैं उल्टा और गालियां दूंगा। जो भी मेरा बैगेज है वो मैं आपके ऊपर थोपूंगा। ये मेरा जहन कैसा है ना, मेरी सोच कैसी है, उसके ऊपर होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे अच्छे लोग देखे हैं कि जो बहुत सीनियर हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है, जो नए लोगों को गाइड करेंगे, कम से कम न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, अपना स्टारडम उन पे नहीं थोपेंगे। ये तो बैठे बैठे हैं, उनको कुछ क्या करा इधर आ, पता है क्या, ये नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो ये सब करते हैं, वो जानबूझ के जो उन पे बीती है वो करते हैं।
तो फिर आपको वो बाजू में बैठने भी नहीं देंगे। अगर कोई नया लड़का गलती से मेकअप रूम में आ गया तो उसको इंसल्ट करेंगे, वो बोलेंगे ये कैसे आ गया अंदर। ये भी करते हैं, तो ये होता है। लेकिन क्या है ना, देखिए ये सारा, ये आप जब एक पावर गेम की बात करते हो तो वो पावर, उसका इलाका कितना बड़ा है, उसका दायरा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बॉलीवुड में आप जब जाते हो वहां अरबों की बात हो रही है, वहां 600-700 करोड़ की बात हो रही है, वहां का पावर गेम टोटली अलग है। आप मराठी में आते हो तो आज भी 4-5 करोड़ में फिल्में बन जाती हैं, यहाँ 10-12 करोड़ की बात होती है। ये जो फर्क है ना, उसके हिसाब से सारी चीजें बनती है। यहाँ पे वो उतना कट-थ्रोट कंपटीशन नहीं होता। ज्यादातर लोग अच्छे हैं, ज्यादातर लोग मिल बांट के काम करते हैं, साथ मिल के काम करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात है कि हर एक एक्टर को हम, जैसे साउथ में होता है, यहाँ पे दादा, मामा, काका, माउशी, वैसे मौसी, ऐसे एड्रेस करते हैं। और ये ऑडियंस भी कनेक्ट करती है। जैसे अशोक सराफ आप जानते होंगे, उनको सारी इंडस्ट्री और ऑडियंस मामा बुलाते हैं, अशोक मामा। तो वो एक कनेक्शन बनता है। जैसे सुलोचना जो बहुत बड़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट रही हैं, उनको दीदी बोलते हैं लोग, लता को दीदी बोलते हैं, लता जी को दीदी बोलते थे लोग, आशा ताई बोलते हैं, समझते हो। तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे डोमिनेशन नहीं है, अगर यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, उनका फायदा उठाया नहीं जाता, तो वो गलत होगा। पूरी तरीके से ऐसा कोई साफ सुथरी इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादातर तो ये लॉबी सिस्टम है और नेपोटिज्म की ओवरऑल बातें हैं, जो कि नेपोटिज्म, अभी मैं, अब मेरे बारे में आप अगर देखिए तो मेरे पिताजी एक्टर थे तो मैं एक्टर बन गया। लेकिन विशाल जी, मुझे उतना मराठी में फायदा नहीं होता। मेरे पिताजी कोई बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे या इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे कि वो किसी को बोल सके कि मेरे बच्चे को कास्ट कर। समझ गया? ऐसा था नहीं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मैं बुरा काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे बार बार मौका मिल रहा है, ये नहीं हुआ। जब मैं बुरा काम कर रहा था तो मुझे यहाँ से नकारा गया, मुझे काम मिलना मुश्किल हो गया था। फिर मैं मेहनत करके जब थोड़े बहुत मेरे कॉन्टैक्ट से या फिर मेरी काबिलियत के मुताबिक मुझे रोल मिलने लगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बतौर हीरो 40 फिल्में की है, उसमें से 25 फिल्म, कुछ नहीं। मैंने एज ए हीरो 4 या 5 फिल्में की है। उसके बाद में मैं समझ में आ गया कि मैं कैरेक्टर रोल्स ज्यादा अच्छे करता हूँ, मैं नेगेटिव कर लेता हूँ। तो फिर मुझे वैसे ही काम मिला। यहाँ पे उतना नेपोटिज्म चलता नहीं है। तो अगर कोई नया कलाकार इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनको? पहले तो अपने अंदर के कलाकार को पहचाने। सच में वो कलाकार है या कोई एक छलावा है, एक मायाजाल है, कैमोफ्लेज है, वो समझे। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहक जाते हो। और अब मेरे टाइम तक ठीक था कि चलो यार 4-5 साल यहाँ पे डाल के देख लिए, 3-4 साल यहाँ पे ये ट्राई कर लिया, फिर संभल गए। आज वो मौका नहीं है आपके पास। आज जिंदगी इतनी महंगी हो चुकी है कि आपको सही रास्ते पे आना, सही वक्त पे आना, सही सोच के साथ आना जरूरी है। तो किसी बहकावे में आके ये इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। आपको पहले देख लो। भले आपको आपके माता पिता बोल रहे हो, आपके पड़ोसी बोल रहे हो, दोस्त बोल रहे हो कि क्या कितना अच्छा दिखता है, तू कितना अच्छा डांस करता है, तू तो रील में तो छाया हुआ है, तू क्या हंसा, ये सब छलावा होता है। आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री के लिए, अपनी कला के लिए पैशनेट होना बड़ा जरूरी है। आप अगर वो सब, आप पेशेंस आप में है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको सालों तक मौका ना मिले। हो सकता है कि आपकी जिंदगी बहुत संघर्षमय हो। वो सब सहने वाले हो, फिर भी इस पाथ पे चलना है, उतना पैशन है, तब आओ। वरना भैया टाइम वेस्ट मत करो। जो, और मैं तो, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बच्चे आके बोलते हैं कि मैं 3-4 साल देखूंगा यहाँ पे कुछ बनता है नहीं तो फिर मैं ये करना है। तो मैं बोलूंगा वही कर। ये 3-4 साल उसमें इन्वेस्ट कर जो तेरा प्लान बी है, तो वो तेरा प्लान ए बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। आजकल बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में आते हैं, उनको काम मिलता है। आज इतने एवेन्यूज हैं, आज इतनी सारी रास्ते, इतनी सारी राहें यहाँ पे खुली हुई है कि यहाँ पे भीड़ चल रही है। और अच्छे टैलेंटेड लोगों की, मेहनती लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है और वो यहाँ पे पूरी होती है। तो हाफ हार्टेड कुछ मत करो, ये तो मैं कहूँगा ज़रूर। तो आपके लाइफ में, जैसे आपने बताया, आपके फादर एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। उनके अलावा आप
आप किनको रोल मॉडल मानते हैं, किन से आप बहुत इंस्पायर होते हैं? बहुत अलग अलग क्षेत्र के बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं मेरे बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि मैं बहुत अच्छा रिसीवर हूँ। अच्छा। मुझे किताबें बहुत पसंद है, किताबें मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं। म्यूज़िक मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुणी कलाकारों का काम पैशनेटली देखा है, आज भी देखता हूँ। मैं आज भी, विशाल जी आपको बताऊँ, मैं भागते हुए थिएटर की तरफ जाता हूँ। शो का जो टाइम है मुझे वो मिस नहीं करना होता। मैं सफ़ेद पर्दे से फिल्म देखना चाहता हूँ आज भी। जब मैं जाऊँ तो स्क्रीन सफ़ेद हो, और जब मैं थिएटर से निकलूँ तब स्क्रीन सफ़ेद हो। राइट। एंड स्क्रॉल हो जाने के बाद मैं निकलूँगा। ये मैं शिद्दत के साथ करता हूँ। ये 90s का टाइम आप बता रहे हो जी, और उस टाइम ऐसा ही होता था। उस टाइम ऐसा होता खुलते थे जी, खुलते थे, तो बकायदा पर्दा ऊपर जाता था, वेलकम का एक स्लेट आता था। ये एडवर्टाइजमेंट, उससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आते थे स्लेट वाले उस टाइम तक चले जाते थे जी लोग। जी जी। आज भी मैं लेकिन वो करता हूँ। अभी कुछ महीनों पहले मैं और मेरा एक भतीजा है, हम दोनों एक मूवी के लिए गए थे। तो हमको एक 5 मिनट का लेट हुआ था। मान लीजिए 4:15 का शो है, तो हम 4:20 को एस्केलेटर्स पे थे। तो वो आराम से आ रहा था, मैं एस्केलेटर्स के ऊपर भाग रहा था। तो उसने मुझे पूछा कि चाचू भाग क्यों रहे? मतलब बोला पिक्चर शुरू हो जाएगी। करेक्ट। तो ऐसे देखता रहा, बोला तुम ये अभी भी तुम में वो है, तो जब तक वो मुझ में है तब तक मैं जिंदा हूँ। तो मैं ये रहा था कि म्यूजिक में मेरे बहुत सारे आदर्श हैं। मैं बहुत सारे लोगों को आदर्श मानता हूँ। मैं बहुत सारे संगीतकारों को अपना आदर्श मानता हूँ। जैसे पंचम है, हृदयनाथ मंगेशकर है, एस डी बर्मन है, जैसे सलील चौधरी है, जैसे मदन मोहन साहब हैं, जैसे ओपी नैयर जी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, आजकल के अमित त्रिवेदी हैं, विशाल भारद्वाज है। ये सब मेरे आदर्श हैं। लिटरेचर की बात करें तो मराठी के पुल देशपांडे मेरे बहुत बड़े आदर्श हैं। अच्छा। जिन्होंने बहुत सारी भाषाओं से, बोली भाषाओं से मुझे प्यार करना सिखाया। जिन्होंने मुझे ये परसेप्शन दिया कि जिंदगी हर तरह की हो सकती है, कोई गलत सही नहीं होता। विजय तेंदुलकर मराठी के बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अर्धसत्य जैसी फिल्में लिखी है, आक्रोश जिन्होंने लिखी है, तो मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा है। जयवंत दळवी और रत्नाकर मतकरी, बहुत अच्छा साहित्य मराठी में है। तो उसके मेरे आदर्श अलग हैं। एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन से लेके इरफान खान तक, बहुत राधिका आप्टे से लेके स्मिता पाटिल तक, इतने आर्टिस्ट को, इतने एक्टर्स को मैं एडमायर करता हूँ। सोचता हूँ कि यार इनका एक हिस्सा अगर मुझ में होता तो मैं कितना अच्छा काम कर सकता था। डायरेक्शन की बात करें तो क्वेंटिन टेरेंटिनो से लेके आप डेविड लीन से लेके आज महबूब खान से लेके राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी से लेके आज कल के जो नए लोग हैं, उनसे, उनके काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो ऐसे हर फील्ड के मैं कुछ एक दो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि यार इनका नाम नहीं लूंगा तो वो फेयर नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आपने वो अनुराग कश्यप जी का भी जिक्र किया था, जैसे एक पिक्चर निशाचिन आई थी, तो आप काफी उनको एडमायर भी करते हैं। बहुत ज्यादा। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद, गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले भी वो मैं उनकी मैंने जब सत्या देखा कि उन्होंने लिखी है, तब से मैं देख रहा था कि ये इन्होंने जो अगर लिखी है तो ये बहुत पोटेंशियल वाले हैं। जब उनकी ब्लैक फ्राइडे अनाउंस हुई थी, वो आई नहीं थी, देखने को नहीं मिलती थी। मैंने उनकी जो शायद पहली फिल्म देखी वो थी देवड़ी। और देवड़ी का उनका नजरिया देख के मैं भौचक्का रह गया। जिस तरह से उन्होंने पारो पोर्ट्रे की है उसमें, वो जिस तरह से देवदास है, जिस तरह से चंद्रमुखी है, क्या पोर्ट्रेल है उस पारो का, आज की, उस जमाने की पारो, नए जमाने के पारो, कि जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने प्यार के लिए एक मैट्रेस लेके खेतों में चली जाती है, क्योंकि वो चाहता है इंटीमेट होना। तो वो साइकिल से मैट्रेस बांध के वो खेत में जाती है, इतना शिद्दत से प्यार करती है वो। जब वो वही उसको ब्लेम करता है, वही लड़का, तो फिर वो नकार देती है उसको, बोलती है भैया मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार, मैं शादी कर लूंगी। अपने शादी में नाचती भी है,
फिर वो जब अपने 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 पति और उसकी फैमिली के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो अपने एक्स को मिलने के लिए जाती है तो उसके कपड़े धोती है, बोलती कैसे रह रहे हो तुम। फिर जब वो इंटीमेट होना चाहती है वो बोलती है अब नहीं, वो नहीं है, मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहे हो। ये जो अनुराग कश्यप ने जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया है ना, मैं समझता हूँ कि ये रियल कैरेक्टर्स हैं। ये नजरिया है किसी फिल्म को अगर आप रिक्रिएट करना चाहते हो, जैसे उसकी चंद्रमुखी आती है अनुराग कश्यप की, एमएमएस के जमाने में जिसका एक एमएमएस वायरल हुआ है, जिसकी जिंदगी उस तरह से बर्बाद हुई है, और फिर वो जाके वो फिर भी उसका अप्रोच प्रैक्टिकल है, वो कोई बर्बाद हुई नहीं पड़ी है, वो अपनी राह ढूंढ लेती है। ये कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अनुराग कश्यप हैं, उनकी क्या कहें मैं, अगली जैसे फिल्म बहुत कमाल की फिल्म बनाई थी, रामन राघवन 2 भी, मैं बहुत मानता हूँ अनुराग कश्यप। तो जैसे जो लाइफ में पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है कि शादी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से ज़िंदगी बदलती है, तो ऐसे फील्ड में आपको लगता है कि पार्टनर कहीं ना कहीं लायबिलिटी बन जाता है अपने ग्रोथ को लेके? क्योंकि हर इंसान की अपनी एक जर्नी है, हर इंसान का अपना एक पैशन है, एम्बिशन है। तो मान लीजिए कोई मेल है, उसको सिंगर बनना है, और जो फीमेल है उस क्रिएटिव दुनिया को समझती ही नहीं है, लाइक शी डज नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज शी डज नॉट बिलोंग देयर। वही दुनिया समझेंगे जो बिलोंग करते हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि पार्टनरशिप जो होती है ना, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो वो उनकी तरक्की में बाधा बन जाती है? बहुत बार ऐसे होता है, आजकल तो ये बहुत दिख रहा है, क्योंकि दोनों के सपने अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग अलग होती है। अगर वो सोच, अगर एक बेसिक में ऐसा है विशाल जी कि आप एक दूसरे की पैशन का, एक दूसरे की सोच का रिस्पेक्ट करते हो, और प्यार उतना है, साथ रहने की ख्वाहिश उतनी है, तो आप सब सह लोगे, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। अगर उसी में प्रॉब्लम है, अगर आपको उस बंदे से उतना प्यार ही नहीं है कि उसका सपना, आप अपना सपना भले ना मानो लेकिन उसको समझ भी ना पाओ, तो फिर कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है। अभी मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ। एक तो मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी की, जो मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं 13 साल की उम्र का था जब मैं अपनी वाइफ से मिला। तो वहीं से हमारा एक तरह से उस जमाने का डेटिंग चालू हो गया था। तो फिर मैं 22 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली। तो मेरी पत्नी जो है वो मेरे सौभाग्य से वो एज ए ह्यूमन बीइंग इतनी अच्छी हैं, उसका फील्ड बिल्कुल अलग है। हम दोनों में कॉमन ये है कि वो भी फिल्म लवर है, वो भी म्यूजिक लवर है, मैं भी हूँ। हम दोनों भी अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने अभी जब बच्चन साहब से मिला था तो मैंने उनको कहा कि हम दोनों की शादी में हम दोनों का एक दूसरे पर जितना प्यार है उससे ज़्यादा हम दोनों का जो आपसे प्यार है वो इम्पोर्टेंट रहा। तो लेकिन वो मेरे सपने को समझती है, और वो एक इंडिपेंडेंट वुमन है, वो जॉब करती आई है। उसके मतलब हमारी शादी से पहले उसको जॉब लग चुकी थी। तो वो पूरी तरह से एक अलग पर्सनैलिटी है। लेकिन आज तक उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने कितने पैसे कमाए हैं, तुमने इतने पैसे क्यों नहीं कमाए हैं, या इसका क्या करना है। वो सिर्फ इतना कहती हैं कि अच्छा तुमको जो करना है करो, कुछ नहीं तो मैं हूँ, मैं कर लूँगी। मेरा तो सपोर्ट सिस्टम भाई वही है, वरना मेरे जैसा लेजी आदमी ये सरवाइव नहीं कर पाता अगर मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी ना होती। और इसके लिए हमारा जो बॉन्डिंग है ना, अब किसी भी चीज को लेके हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उसकी सोच कुछ अलग है, एक मसले को लेके मेरी अलग है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो नहीं होता। तो उतना वो हम लोग ट्यून इन है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो होती रहती है। तो आपकी सारी बातों से ये तो पता चलता है कि आपने टोटल फिल्मी बातें क्यों शुरू करी थी, क्योंकि जो पैशन आप बताते हैं पिक्चरों का आपको है। तो टोटल फिल्मी बातें की शुरुआत कब हुई और कैसे आपके माइंड में आया कि ये करना चाहिए? मेरी जो फिल्मी किस्सा गोई है ना, ये बहुत सालों से चलती आई है। अच्छा। मैं जितनी भी शिद्दत से मैंने फिल्मी देखी, और हर तरह का सिनेमा विशाल भाई, मैंने पाप को जलाकर राख कर दूंगा, मर्दों वाली बात, वीरू दादा,
जैसी फिल्मों से लेके वर्ल्ड सिनेमा, सत्यजीत राय का शतरंज के खिलाड़ी, पथिर पंचाली से लेके वर्ल्ड सिनेमा, ईरानियन सिनेमा, सब कुछ देखने की कोशिश मैंने की है। हॉलीवुड का सिनेमा देखा है। मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन का फैन हूँ, तो यहाँ पे आपने रॉबर्ट डी नीरो, अल पचिनो का भी फैन हूँ। मैं मिथुन चक्रवर्ती का फैन हूँ, मैं नासिरुद्दीन शाह का भी फैन हूँ। तो मुझे ये पहले से मेरे एक स्वभाव में रहा है कि जो चीज मुझे पसंद आती है उसकी तह तक जाऊं, उसका मेकर कौन है देख लो। अगर एक गाना मैं सुनता हूँ तो मैं क्यूरियस होता हूँ कि ये गाना लिखा किसने है, इसको गाया किसने, इसका संगीत किसने दिया है। तो ये पहले से मैं इस बारे में थोड़ा सा क्यूरियस रहा हूँ। तो मैं ये जानकारी उस जमाने में बहुत मेहनत से जुटाता था। ये आज की तरह तो यूट्यूब नहीं था या गूगल नहीं था कि एक क्लिक पे मैंने जमा किया। तो मैं उसके लिए इस जानकारी के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। मैंने किताबें खंगाली है, मैंने बड़े लोगों से पूछा है, मैंने कैसेट्स के स्टोर में जाके वो कैसेट ढूंढ के उसके ऊपर का टाइटल देखा है। इन सब से ये ट्रिविया मैंने जमा किया है। तो मैं क्या करता था, जब मेहनत से एक धन जमाता है बंदा, उसको शो ऑफ भी तो करता है। राइट। तो मैं जब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बैठता था तो मैं सुना, तुझे पता है इस गाने का, ये जो गाना है, इस गाने के पीछे की कहानी क्या है, इस गाने का इंस्पिरेशन कहाँ से सलील चौधरी ने लिया, या फिर आर डी बर्मन ने ये गाना किस गाने से प्रेरित होकर बनाया, ये सब मैं बताता था। या फिर इस फिल्म के पीछे का किस्सा पता है, इस सीन के पीछे का किस्सा पता है। ये सब किस्सा रिसर्च करने लग जाते थे। नहीं, रिसर्च तो किया हुआ था, ये बताने लग जाता और था, जानकारी देने लग जाते जी। तो उस तरीके से मैं बहुत बातूनी हूँ, बहुत फिल्मी मामले में मैं बहुत ज्यादा बकबक करता हूँ, बहुत बताता हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, ये सब उनको पता है कि मैं ये नॉलेज मुझ में है। तो फिर ये जब मीडियम, अभी इंस्टा रील्स वगैरह मैं थोड़ी कुछ सालों पहले, 1 साल से एक्टिव हुआ हूँ, पहले नहीं था। तो मैं जब एक्टिव हुआ तो मैंने सोचा, मैंने देख रहा था कि ये इस तरह के कुछ रील्स आ रहे हैं, इस तरह के कुछ यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार मेरे पास भी स्टोरीज हैं जो, जिसके लिए मुझे कुछ खास करना नहीं है, बस बैठ के बोलना है। तो फिर मैंने एक पहला कुछ वीडियो बनाया, उसको अच्छा व्यूज मिले, उसको पहला ही मेरा वीडियो मिलियंस में देखा गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अच्छा है, ये बैठे बैठे कर लेते हैं। तो इसमें मेरा बेटा जो है वो इसी फील्ड में काम करता है, वो एडिटर है। अच्छा। तो वो शूट भी कर लेता है, एडिट भी कर लेता है। तो हम दोनों, और मेरी बेटी है साथ में, तो हम तीनों जब भी खाली टाइम मिले तो हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ा सा। मेरा घर भी ऐसा बना हुआ है कि पीछे एक वॉल पे मेरे सारे फिल्मी एड हाउस है, जो आपने शायद उसमें देखे होंगे, उस रील्स में मैंने देखे होंगे। तो वहाँ पे उस वॉल के सामने बैठ के मैं बोल देता हूँ कि ये जो गाना है, अभी हाल ही में मैंने जैसे तेजाब का किया था कि 1 2 3, और मेरा जो ट्रिविया है मैं जो देता हूँ वो आपको किसी YouTube चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्सेस उनको नहीं है जो मुझे मिला, क्योंकि मैंने किताबों से और फिल्मी लोगों से उसको सुना है। समझ रहे हो? वो ओरिजिनल है और वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे 1 2 3 जो गाना अभी जो मेरा रील था, वो धुन मैंने बाकायदा बेंजो पार्टी में सुनी हुई है कि ये बजता था बेंजो पे। अच्छा। और उसका आधा हिस्सा ये था, आधा हिस्सा ये था। तो इन दोनों को मिलके वो पूरा गाना बना है, 1 2 3 4। तो ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से शुरुआत हुई रील्स के साथ, अभी यूट्यूब कर रहा हूँ मैं उसके साथ में। राइट। वैसे भी धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, तो आप लोगों ने शुरुआत करी है इस चीज़ की, जी, जो कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इस तरह से जो इस जनरेशन को बिलोंग नहीं करते उनको जानकारी पता चल रही है। क्योंकि ये जो बात आपने बताई थी राज कपूर साहब की, जी, वो बात इतनी गहरी बात है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने बॉबी बनाई आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मेरा नाम जोकर। और मेरा नाम जोकर में जो पॉलिटिक्स खेली गई, जो लॉबी हुआ, जहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स एकजुट हो गए उनके खिलाफ कि अब ये मूवी चलने नहीं देंगे, तो वो अंदर बैठ के फिर वो बाहर निकले और उन्होंने सबको रिपोर्ट दे दी कि पिक्चर बेकार है, बकवास है। फिर अगली बार उन्होंने इसका रिवेंज इस तरह लिया कि एडवांस बुकिंग कर ली खुद की पिक्चर की, और 1 हफ्ते बाद बोले हाउसफुल थी 1 हफ्ते, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चल गई। जी। और ये क्या है ना, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे इस ट्रिविया के जरिए मैं फिल्मों के लिए, खास करके उस जमाने के आर्टिस्ट के लिए, थोड़ा सा एक प्यार जो दबा हुआ है उसको फर्स्ट लेयर पे लाऊं, राइट, ऊपरी सतह पे लाऊं।
मतलब आज की जनरेशन, उनको शायद उनके फादर को, उनके दादाजी को राज कपूर पता है, वो उनके चहेते हैं, लेकिन आज की जनरेशन को राज कपूर जी का भी काम कितना पता है, वो शायद रणबीर कपूर के दादाजी करके उनको जानते होंगे। तो वो उनको पता चले, ये भी कोशिश है और वो हो रहा है, अच्छी बात है। मैं तो आपको कहूँगा कि आप इस काम को ज़रूर कंटिन्यू करिए जी जी, और इवन इसको और एक्सप्लोर करिए, क्योंकि वो जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत कुछ सिखाती है जी कि लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहते हैं, जी क्योंकि वो अलग लेवल था, अलग मेलोडी थी, म्यूज़िक की भी अलग मेलोडी थी और स्टोरी टेलिंग भी अलग लेवल की थी जी। तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस जनरेशन को पता ही नहीं है। हाँ जी। लेकिन अगर जिस तरह से आप खुल के बात करते हैं तो आई एम श्योर आप उस चीज़ में और विस्तार ला सकते हैं। कोशिश तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो जैसा आपने म्यूज़िक के लिए इतना पैशन बताया है, तो ये पॉडकास्ट अधूरा रहेगा अगर आपकी तरफ से एक गाना नहीं हो। एक जो भी आपको जो आपको बेस्ट पसंद है, आपका फेवरेट सॉन्ग हो। अच्छा चलिए, मैं हालांकि सीखा हुआ नहीं हूँ गाना, जितने भी संस्कार मेरे कान के थ्रू हुए हैं, जितने बड़े बड़े संगीतकारों को सुना है, तो उससे थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। लेकिन ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप मुझे गाने के लिए कहेंगे। आई एम श्योर, मैंने आपके फेसबुक में भी देखा, आपके आप बहुत अच्छा गाते हैं। बस ये है कि हमारी ऑडियंस को भी आज पता चल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कर लेता हूँ। अगर थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेरी नाइस। सो आप बहुत मॉडेस्ट हैं, इसलिए आप ये कहते हैं कि इधर उधर हो जाए। आई एम श्योर आज ऑडियंस को जब ये लाइव होगा तो उनको रियल में पता चलेगा कि एक एक्टर के पीछे और एक राइटर के पीछे एक बहुत बड़ा सिंगर भी छुपा हुआ है। ज़रा नवाजी आप। सो आपकी बेस्ट, अभी तक आपने जैसे इतनी मूवीज़ करी हैं, तो आपके हिसाब से बेस्ट मूवी कौन सी रही है जिसमें आपको बहुत ही चैलेंजिंग काम करना पड़ा हो, या फिर एज एन एक्टर आप उभर के आए थे? ये बहुत सी फिल्में हैं ऐसी जिसमें थोड़ा सा अलग, देखिए मेरे फादर विलन प्ले किया करते थे, तो उनकी पर्सनालिटी में आप उनकी फ़ोटो प्लीज़ ऑडियंस को दिखा दीजिए, जो मैं आपको दे दूंगा। तो उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ आपकी तरफ ऐसे देख लिया ना, हाँ, तो वो विलन लग जाते थे। अच्छा। सामने वाला बंदा डरता था। मेरे फादर जब रास्ते पे निकलते थे कभी, हाँ, तो औरतें अपना रास्ता बदल लेती थी। अच्छा। उनकी इतनी इमेज थी, हालांकि जाती जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अलग थे, बहुत जॉली थे, बहुत मतलब फुल ऑफ लाइफ थे वो, लेकिन उनकी स्क्रीन इमेज ऐसी थी। जब मैं विलन करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ता है। अच्छा। मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी आंखों में वो नहीं है, मुझे लाना पड़ता है। राइट। तो कुछ ऐसे रोल्स हैं जो मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक काम किया है। वो कुछ फिल्में हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो फिल्में चलती हैं, नहीं चलती हैं, और बहुत बार ऐसे होता है कि जिसमें आप ज़्यादा मेहनत नहीं करती हो लेकिन वो फिल्में चल जाती हैं। राइट। तो ऐसी मेरी हिट जो फिल्में जो जिनमें मैं रहा हूँ, हाँ। तो उसमें एक कटियार कागजात घुसली करके अच्छा एक फिल्म थी जो मराठी में बहुत ज़्यादा हिट रही। उसमें एक छोटा सा रोल मैंने किया था। अच्छा। बाईपण भारी देवा करके एक फिल्म अभी 3 साल पहले ब्लॉकबस्टर थी, मतलब 6-7 करोड़ की फिल्म जिसने 85 करोड़ का बिजनेस किया, मराठी के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, लेकिन वो रोल लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा। जिसमें मैं कोल्हापुरी मराठी में बात किया था मैंने।
तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम किया है, लेकिन आम तौर से मैं अपने काम से खुश नहीं रहता। मुझे लगता है कि मुझे समझ में ज़्यादा आता है, लेकिन मैं उसको पोर्ट्रे अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझता है कि इस किरदार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा 19-20 मेरा हो जाता है। तो बतौर एक्टर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं आंकता। तो उसका कारण ऐसा है क्या कि जैसे आपको डायरेक्टर्स की गाइडेंस या फिर उनके डायरेक्शंस को फॉलो करना है, इसलिए आप इतना खुल के वो रोल नहीं प्ले कर पाते? हाँ, ऐसे भी होता है। और बहुत बार क्या होता है ना, देखिए कि मैं अलग तरीके से रोल को देख रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टर और फिल्म की जो एक बाउंड्री है तो वो कुछ अलग डिमांड करती है। तो मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि मैं वो दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके 100% रिजल्ट दे सकूं। तो इसमें थोड़ा कुछ कमी रह जाती है बहुत बार। वो मेरी शॉर्ट कमिंग है, मतलब वो किसी और को मैं दोष नहीं दूंगा। मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि मैं जैसे अभी मैं इसके मामले में मनोज वाजपेयी सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था बहुत सालों पहले। उन्होंने कहा कि हम जो एक्टर्स हैं, मतलब इस वेव के जो एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी रहे या फिर इरफान खान रहे या फिर कोई भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहे, अपने पीयूष मिश्रा जी रहे, पंकज त्रिपाठी रहे, तो इनको क्या है ना, ये जिस जॉनरा के एक्टर्स हैं वैसे कैनवास की फिल्में उनको मिली, क्योंकि उनके ज़माने में उस तरह की फिल्में बनाने वाले मेकर्स भी हैं। अनुराग कश्यप है, दिवाकर बैनर्जी हैं, हंसल मेहता हैं, ये सब लोग हैं। इसलिए मनोज वाजपेयी ने कहा था कि मैं अमिताभ बच्चन जी को बहुत मानता हूं, क्योंकि वैसे तो वो बहुत रियलिस्टिक तरीके से कैरेक्टर को देखते हैं, लेकिन वो जो सिनेमा में जिस तरह के सिनेमा में काम करते थे वो बड़ा लार्जर देन लाइफ था। अच्छा, मतलब कौन सा आदमी मगरमच्छ पीठ पे बांध के विलन को मारने जाएगा रियल जिंदगी में? अमिताभ बच्चन साहब की वो ग्रेटनेस है कि वो कन्विक्शन के साथ करते हैं। कौन सा बंदा एम्बुलेंस लेके 15 मुस्टंडों को मारने के लिए जाएगा, जो कि कुछ बॉडी बिल्डर भी नहीं है। डायलॉग्स भी ऐसे होते थे। उनके आंखों में वो है। तो वो जब वो लेके जाते हैं वो इतना कन्विंसिंगली करते हैं। तो स्वप्निल जी, हमारी ऑडियंस के लिए आप ये ज़रूर बताएं कि मराठी मूवीज़ में कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जो उनको ज़रूर देखनी चाहिए, विच कैन बी पाथ ब्रेकिंग एंड उनसे उनको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। वो आपकी मूवीज़ हो सकती हैं, वो आपके अलावा कोई और मूवी हो जो आप सजेस्ट करना चाहें। बहुत अच्छा सिनेमा मराठी में बना है। वी शांताराम की जितनी भी सारी फिल्में हैं जो उन्होंने मराठी में बनाई, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की मूवीज थी। एक उनकी फिल्म है माणूस, मराठी में इंसान, वो हिंदी में भी बनी। उनकी एक फिल्म है कुंकू, जो जिसका हिंदी में नाम था शायद दुनिया न माने। पड़ोसी करके जो हिंदी में फिल्म बनी, जिसका मराठी में शेजारी करके था। ये फिल्में जो हैं उनका काम वी शांताराम जी का देखना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे विशाल जी, मेरे ख्याल से 1938 या 40 की फिल्म है शेजारी, पड़ोसी। उसकी स्टोरी है कि एक हिंदू और एक मुसलमान पड़ोसी, जिनकी फैमिलीज में जिनमें बहुत गहरी दोस्ती है, किसी वजह से वो उनमें बात बिगड़ जाती है, वो दोनों अलग हो जाते हैं, उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, फैमिलीज में झगड़े होने लगते हैं, और किस तरह से एंड में वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देते हैं। ये उस ज़माने में उन्होंने स्टोरी कही है। उसका अगर आप क्लाइमैक्स देखें उस फिल्म का, तो इतना ग्रैंड क्लाइमैक्स है। एक मराठी या एक इंडियन फिल्म के लिहाज से अगर आप देखें तो एक डैम है बड़ा सा। अच्छा। उस डैम पे वो दोनों किरदार हैं बैठे हुए, और किसी ने, विलन ने, उस डैम में पूरा डायनामाइट लगा दिया है। और वो यहाँ पे पूरा गांव खड़ा है। और वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को लेने के लिए उस डैम पे आए जिसमें डायनामाइट के ब्लास्ट हो रहे हैं, और वो उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके चलता है। और साथ में बीच में ब्लास्ट हो रहे हैं। आज की तारीख में ये शूट करना बहुत आसान है। राइट। ये उन्होंने शूट किया है 1938 या 40 की शायद फिल्म होगी मेरे ख्याल से। थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, या 42 की, जहाँ पे सिनेमा, इंडियन सिनेमा ही बेसिकली अभी उस स्टेज में नहीं था कि ऐसा कुछ कर सके।
वहाँ पे आपको हाई स्पीड यानी स्लो मोशन देखने को मिलेगा। उसमें मिनिएचर सेट बना हुआ है, उसमें रियल लोकेशंस है, सुपर इम्पोज इमेजेस का इस्तेमाल उन्होंने किया है, और एक जो आपको एक फील देते हैं वो एक पर्दे पे ये सारे टेक्निक्स को इख्तियार करके और उनके विजन को, तो वो मतलब आपके गूज़बम्प आ जाएंगे वो फिल्म उस जमाने की देख के। तो ये कुछ फिल्में हैं। उसके बाद भी बहुत अच्छा मराठी में सिनेमा हुआ है। साधी माणसं, मेरे फादर जिसमें थे, मेरे फादर की एक बहुत सुपरहिट फिल्म थी जिससे वो स्टार बने, उसमें वो विलन थे। साधी माणसं इसका मतलब है कि बहुत सीधे आदमी, आम लोगों की कहानी। तो वो बहुत प्यारा सिनेमा है कि किस तरह से एक गांव देहात का कपल उसको एक शहरी आदमी वो वहां से उनको गांव देहात से शहर में लाता है, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करता है, उनकी जिंदगी कहाँ चली जाती है सीधे आदमियों की, ये कहानी उसमें है। तो ये फिल्में बहुत ज़रूरी है देखना। उम्बरठा करके विजय तेंदुलकर की लिखी हुई, जब्बार पटेल साहब की डायरेक्ट की हुई फिल्म है। सामना करके फिल्म है। सिंहासन पावर गेम, पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत प्यारी फिल्म, अगेन विजय तेंदुलकर साहब की लिखी हुई है। उसके बाद भी बहुत अच्छा काम मराठी में हुआ है। अभी कुछ सालों पहले एक वाई करके फिल्म आई थी। वाई XY जो होता है मेल फीमेल, वाई, उसमें से एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी। वो अनफॉर्चुनेटली कहीं अवेलेबल नहीं है देखने को शायद अब तक, लेकिन बहुत प्यारी फिल्म थी। अभी दशावतार करके एक अच्छी फिल्म सुपरहिट हुई है, वो फिल्म अच्छी थी। आत्म पैम्पलेट करके एक फिल्म आई थी, वो जरूर देखे लोग। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, दादा साहेब फाळके ने किस तरह से फिल्मों की शुरुआत की, उस फिल्म के बारे में जरूर कहूँगा कि हालांकि दादा साहेब फाळके ने बहुत तकलीफों का सामना करते हुए पहला सिनेमा इंडिया का बनाया, लेकिन परेश मोकाशी जो इस फिल्म के निर्माता, लेखक और निर्देशक है, उन्होंने इसको एक फन स्टोरी के लिहाज में पेश किया है कि एक आपको लगेगा कि कितनी मजेदार कहानी है। वो फिल्म के लिए घर के जेवर भी बेच रहे हैं, तो अपनी जादू किया करते थे वो जादू के शोज, वो अपनी हैट बीवी के चेहरे पे रखते हैं और वहां से भगवान के यहाँ से कुछ मूर्तियां उठा लेते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती है कि अरे बताओ तो सही क्या बेच रहे हो अब। तो इस तरह का उनका अप्रोच है, तो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है वो। तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को पता चल गया कि उनको कौन सा मराठी सिनेमा फॉलो करना है, तो आई एम श्योर इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। सो आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आपको पॉलिटिक्स की वजह से आपने कोई बेहतरीन रोल मिस कर दिया हो, कोई बेहतरीन पिक्चर मिस कर दी हो? पॉलिटिक्स मैं नहीं कहूँगा। मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ पे बहुत सारा कंफर्ट जोन में काम होता है। मतलब आज लीजिए हम लोग यहाँ पे जितने 5-6 लोग हैं, हम लोगों में अगर एक हमारा ग्रुप बन गया, हम लोग किसी और मतलब हम लोग पार्टी के लिए हम लोग मिलते हैं, हम लोगों में अदरवाइज गिव एंड टेक अच्छा होता है, तो मैं देखूंगा कि इसको रोल मिले या इसको कास्ट करे, भले उस रोल की वो डिमांड हो या नहीं हो। तो वो एक तरीके से होता है कि अपने कंफर्ट जोन में काम करना। तो ऐसा बहुत बार मराठी में होता है कि ग्रुप्स बनते हैं, उसी ग्रुप में रोल्स दिए जाते हैं, उसी ग्रुप में लोगों के साथ काम किया जाता है। तो मैं ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा, बदकिस्मती से। मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे ग्रुप्स में नहीं था, क्योंकि मैंने ज्यादातर कोल्हापुर से ऑपरेट किया। मैं मुंबई में बहुत लेट आया। तो ऐसा हुआ है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे अप्रोच किया गया कि ये ऐसा रोल है और इसमें आपके डेट्स ये रहेंगे, और फिर ऐसा हुआ कि वो उसी ग्रुप में जो कोई आर्टिस्ट था उसको बाद में रोल मिला। तो मैं उसको पॉलिटिक्स नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये मैंने नहीं किया कि मैंने वो ग्रुप क्रैक नहीं किया, या फिर मैंने बतौर एक्टर अपने आप को उतना पावरफुल नहीं बनाया कि ये रोल स्वप्निल राजशेखर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, उसको ही कास्ट करना पड़ेगा। ये इतनी मेरी अचीवमेंट नहीं है, तो फिर उसमें क्या कह सकते हैं आप? तो आपके ज़्यादातर रोल विलेन के तौर पे हैं या फिर आप हर तरह के जॉनर को आपने फॉलो किया है? मतलब मैं एक मामले में लकी रहा हूँ कि मेरा कोई खास इमेज नहीं बना। अच्छा ना तो मैं ऐसा कि ये तो हीरो है ऐसी इमेज बनी, या फिर सिर्फ विलन है ऐसे ही नहीं बना। मुझे हर तरह के रोल करने को मिले। मैंने बहुत बार हीरो किया, बहुत बार मैंने बहुत छोटी छोटी फिल्मों में मैं हीरो रहा, जो जिसकी बहुत बड़ी रिलीज नहीं होती। जो गांव खेड़े का सिनेमा होता है उसमें मैंने बहुत सारे हीरोज प्ले किए हैं।
निगेटिव रोल्स भी किए हैं, कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं, कॉमेडी भी किया है, तो पॉलिटिशियन किया है। आजकल तो ऐसा बहुत होता है कि कोई आपको एक 6-7 सीन का पॉलिटिशियन का अच्छा सा रोल है तो स्वप्निल राजशेखर को बुला लो, ऐसा बहुत बार होता है आजकल। तो ऐसे भी रोल किए हैं मैंने। तो मेरा क्या होता है ना विशाल भाई, मैं जिस तरीके का काम मुझे सामने से ऑफर हो मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि एक तो रोजी रोटी का सवाल है, और मैंने पहले से जिस उम्र में मैंने करना चाहिए था बतौर एक्टर, अपने करियर को डिजाइन करना चाहिए था, उस टाइम पे मैंने किया नहीं, तो अब जाके क्या करूँगा, तो मैं कर लेता हूँ सब तरीके के रोल। ये भी अच्छी बात है कि आप काम की इज्जत करते हैं। जी जी, जो काम आपके पास आता है आप उसको मना नहीं करते। जी जी। वरना होता ये है कि हम अपने इर्द गिर्द इतने क्रिएट कर लेते हैं बैरियर कि तरक्की के आगे हम खुद ही बैरियर बन जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं उसकी और एक वजह है, बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है कि 10 रोल ऑफर हुए हैं तो उसमें से मैं चूज करूँ कि चलो यार ये 3 नहीं करता, ये 4 कर लेता हूँ। इतना आता नहीं है। किस्मत से ऐसा होता है कि एक काम खत्म हो गया तो दूसरा आता है। ऐसा होता है, मतलब ऐसे नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ही खाली बैठा हूँ। किस्मत अच्छी रही है कि काम आता रहा है, तो फिर जो भी काम आता है मैं कर लेता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। अगर पता नहीं अभी अगर मेरे पास 10 फिल्में अचानक से आए तो फिर मैं चूज करूँ कि यार इसमें से अच्छा रोल कौन सा है, फिल्में पैसा कौन ज्यादा दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या करूँ, छोटा सा एक्टर हूँ। हम तो यही चाहते हैं कि आप जल्दी बॉलीवुड में भी आए, जी, बॉलीवुड की भी पिक्चरें करें। जी। तो आपको अपना पहला ऑडिशन या एक्टिंग एक्सपीरियंस अभी भी ध्यान है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बुरा, मतलब मेरे को अपनी औकात ही पता चल गई। क्या होता है देखिए, आप जब समझते हो, मैं बचपन में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जो 6 साल की उम्र में रोल किया था, उस जमाने में आप बेबाक होते हो। राइट। आपको टेक्निकल और इन चीजों से कोई लेना देना होता नहीं है। आपको जो डायरेक्टर बताएगा कि वहां से भाग के आओ, इनकी गोद में कूद जाओ और बोलो कि बाबा बाबा तुम्ही कधी येणार, आप कब आओगे, तो आप बोल देते हो, आप फियरलेस होते हो। राइट। आप जब कॉन्शियसली शुरुआत करते हो एक्टर बनने के लिए, और तब जब आप देखते हो, मतलब आपको सब पता होता है कि ये लाइट्स है, ये कैमरा है, इसमें लेंस ये है, इस तरीके से काम होता है। लेकिन आप जब वहां पे जाके मार्क पे खड़े होते हो तब वो सिचुएशन अलग होती है। तब आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज होती है, इतनी सारी भावनाएं मन में होती है कि डायलॉग भी डिलीवर करना है, इमोशंस भी सही तरीके से लाना है, लाइट भी लेना है, फ्रेम के बाहर भी नहीं जाना है। ये बहुत सारा फिल्मों के बारे में ये होता है कि टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा आदमी झुंझला जाता है, ऐसा होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जिस जमाने में स्टार्ट किया ना, वो नेगेटिव का जमाना था। अच्छा। डिजिटल फिल्म नहीं थी उस टाइम पे, मिड 90s में। वो एक्चुअली बाकायदा फिल्म डाली जाती थी, और जो बहुत एक्सपेंसिव होती थी उस जमाने के लिए। सिनेमास्कोप का एक रील का 400 फीट का डब्बा 15,000 का आता था 96 में। तो बहुत बड़ी रकम होती थी। तो अलाउड नहीं था कि आप रीटेक करो या फिर थोड़ा मतलब टाइम लेके एक्ट करो, ऐसा नहीं है। शॉर्ट रेडी हो गया, लाइंस याद है, अभी फुटेज मत खाओ। वो जो लैंग्वेज है ना, वो जो फ्रेज है, फुटेज मत खाओ, वो फुटेज है। अच्छा। तो उसका भी एक प्रेशर अलग रहता था, कैमरे का साउंड रहता था, उसका भी प्रेशर रहता था। तो मुझे याद है मैंने बहुत बकवास किया था। बहुत पहला काम तो मैं खुद ना देखूं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपने उस काम को समझा, क्योंकि ये बहुत ही लाइक हम बाहर से तो इस काम को समझ नहीं पाएंगे, और इसकी जो खूबसूरती है वो सिर्फ आप समझ पाओगे, क्योंकि आपने इसको जिया है। और जो जीते हैं वो ही समझते हैं उस काम को। क्योंकि आपने जैसे बताया कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिसको कवर करना पड़ता है, कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपने डायलॉग डिलीवरी पे काम करना है, और ऑडियंस से कनेक्ट भी करना है। तो ये जो इतनी चीज़ें जब शामिल होती हैं, तो जब हम इसको बखूबी निभाने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप के साथ भी प्यार होने लग जाता है। कि हमें ऐसा लगता है कि हम अभी कंप्लीट होते जा रहे हैं। जी। तो इसमें इसकी जो पहली बार आपने जब ब्यूटी महसूस करी, उसको ज़रा बताएं कि वो कौन सा पल था और वो कैसे आपके जीवन में आया जब आपको एज एन एक्टर कंप्लीट फील हुआ? वो मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कुछ मतलब वो जो अनुभूति है वो मैंने ली नहीं है।
और मेरे ख्याल से शायद ही किसी एक्टर ने वो ली होगी। मतलब आप इरफान खान सर की भी बात कर लो, तो इतने बढ़िया परफॉर्मेंसेस उनके हैं, तो उनको भी शायद वो कंप्लीट जो होना होता है वो नहीं रहा होगा। अच्छा। वो फील नहीं किया होगा उन्होंने। उनको लगा होगा कि अभी मैं और अलग कर सकता था, अभी कुछ और अचीव कर सकता था। तो ये एक कमी हमेशा शायद रहती है। मेरे बारे में, मैं जिस कैलिबर का एक्टर हूँ, तो मेरे बारे में तो ये बहुत बार होता है कि मैं बस उसको बुरा ना करूँ रोल को, तब भी मैं खुश हो लेता हूँ कि चलो यार बुरा तो नहीं किया होगा, मैंने ठीक ठाक कर लिया ना, ऐसे होता है। और मैं क्या है ना, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं विशाल भाई सच बात बताऊं, और ये एक तरह से मुझ में खामी है। इससे क्या होता है ना, आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हो। आप में वो एक जो शय होती है ना, कि ये यार रोल ये मेरे को मिलना चाहिए, ये मुझ में कभी होता नहीं है। अच्छा। तो ये एक अलग तरीके का एक कमी है मुझ में। तो लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि मैं म्यूजिक की भाषा में कहूँ तो बहुत बार ऐसे होता है कि सुर अच्छा लग जाना, हारमोनी बहुत अच्छी हो जाना, उसी टाइम पे साउंड भी बहुत अच्छा लगा हो, तबला भी बहुत अच्छा बज रहा हो, बाकी ऑर्केस्ट्रा भी अपने पूरे चढ़ाव पे है, और एक मोमेंट आता है कि यार मजा आ गया। वो कई बार फील होता है कि एक आध रोल करते हुए, मेरा एक बहुत प्यारा सीरियल था प्रेम पॉइजन पंगा करके, तो उसमें मेरा रोल जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाता है वो रोल था। वो बहुत ही, वो एक तो वो इच्छाधारी नाग होता है, और वो मॉडर्न जमाने का नाग है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ वैसे टाइप का नाग है। बस वो कभी कभी वो इच्छाधारी नाग बन जाता है, और वो चाहता है कि उसकी जो बेटी है वो इच्छाधारी नाग ना बने। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी को नाग मत बनाओ, उसको इंसान बनाओ, उसको इंसान से शादी करने दो। तो वो जो कैरेक्टर था वो करने में मुझे बहुत मजा आता था। हालांकि वो सीरियल ज्यादा चला नहीं, वो चैनल ज्यादा देखते नहीं थे लोग, लेकिन मुझे आप पूछे तो बहुत मजा आया कि वो खुद ही अपने बेटी का डेट प्लान कर रहा है, वो पूरा माहौल सजा रहा है, बलून्स लगा रहा है क्योंकि मेरी बेटी डेट पे जा रही है। वो उसको टिप्स दे रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे करना, उसको ऐसे इंप्रेस करना, ये करना वो करना, और बीच में नाग नहीं बनना, ये टाइप का रोल था। और ये ऐसा रोल था जो खुद भूल जाता है मंत्र। मतलब वो बेटी को बोलता है कि अभी चलो मैं अभी ना एक काम करता हूँ, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है ना, मैं ये रूप ले लेता हूँ और मैं ये रूप लेके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। और फिर वो मंत्र याद करने लगता है, उसको याद नहीं आता, फिर वो बोलता है यार याद नहीं आ रहा, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे ही चला जाता हूँ। तो इस तरीके का वो रोल था, तो मुझे बहुत मजा आता था वो रोल करने में। ऐसे कुछ रोल है। मेरा एक मराठी सीरियल का रोल था जिसमें मैंने एक बहुत ही ग्रे कलर का कैरेक्टर किया था, गणोजी शिर्के, शिवाजी महाराज के शंभू छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी जिंदगी का एक अहम कैरेक्टर था, जो कथित तौर पे जिसने कहते हैं कि उन्होंने औरंगजेब के हाथों संभाजी महाराज को दे दिया उनकी गलती की वजह से। तो वो बाउंड्री लाइन का कैरेक्टर था कि वो हो सकता है कि वो विलन भी बनने, एक तरीके से वो उनका बहनोई था। उनकी सगी बहन छत्रपति संभाजी महाराज से ब्याही थी। अच्छा। और कहते हैं कि उन्हीं की वजह से संभाजी महाराज पकड़े गए। तो एक बहुत बॉर्डर लाइन का कैरेक्टर था। वो करने में मुझे बहुत मजा आया था। कई बार ऐसे लगा कि कुछ सीन्स करके उसके ऐसा लगा कि यार ठीक तरीके से मैंने कैरी कर दिया वो। और थोड़ा स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर था, उसकी मूछें ऊंचे और साफा ये वो। और उसका एक मेरा तकिया कलाम था, जे हाय तिहाय जे नाई तिनाई, ऐसा एक मेरा तकिया कलाम था उसमें। वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो ऐसे कुछ किरदार है जिनको करने में मजा आया था। तो आपके बारे में क्या गलतफहमी क्या है लोगों को जो आप दूर करना चाहोगे? बहुत बार पहले ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा शाय था, तो लगता था लोगों को कि मैं बहुत अड़ियल हूँ क्योंकि मैं एक स्टार का बेटा हूँ। हाँ। या फिर मुझ में बहुत अकड़पन है कि मैं खुद होके ज्यादा बात नहीं करता। हाँ। लेकिन वो क्या था ना, मैं बहुत शाय था पहले। तो उस जमाने में मेरे बारे में बहुत गलत फहमियां थी। फिर जिस तरह की मेरी सिनेमा की चॉइसेस रही हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बारे में था कि ये तो वो गांव खेड़े वाले सिनेमे करता है, ये तो कुछ समझता नहीं होगा। उनको मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही मेरे इंडस्ट्री के लोगों को ही। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी ग्रुप में चला जाऊं तो उनको लगता था कि ये तो इस फिल्मों में, इन बी ग्रेड के फिल्मों में काम करता है, इसको वर्ल्ड सिनेमा क्या पता होगा, इसको क्या पता होगा कि
स्तानिस्लावस्की क्या है या ब्रेख्त क्या है, तो ये गलतफहमी मेरे बारे में रहती थी। हालांकि मैं कोई जानकार बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सब नाम भी पता थे हैं। मैं अगर कोल्हापुर से आता हूँ, मैंने सिनेमा कुछ एक क्लास का बहुत कम किया है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये थोड़ी सी गलतफहमी पहले लोगों को थी, अभी नहीं। अभी सोशल मीडिया की वजह से सबको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा बातूनी है। वैसे कभी कभी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ जानकारी ही नहीं है, बोलता नहीं है। तो और आप किस तरीके के माहौल में काम करते हो ना विशाल भाई, वो बहुत मायने रखता है। मराठी में बहुत ऐसा हुआ है कि एक सिनेमा जो बनता था वो, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से फिल्म बनती थी, उसका बजट बहुत बड़ा होता था, बहुत अच्छी तरीके से फिल्में रिलीज होती थी, वो एक तरीके की फिल्म थी। मैंने अभी जो बताया आपको 80 से ऊपर मैंने फिल्म की है, वो सिनेमा था, वो जो कम बजट का सिनेमा था, जो गांव देहात में यात्राओं में फिल्म लगती थी, थोड़ा सा जिसको बोले आप ओवर द टॉप कंटेंट उसमें होता था। समझो आप, उस तरीके का सिनेमा मैंने बहुत किया है। तो होता ये है ना कि आप मतलब आप उस तरीके के सिनेमा से आते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो इस तरह ये टाइप का सिनेमा करने वाला एक्टर है, तो शायद ऐसे ही होगा, वरना क्यों करेगा। वो मेरी हालांकि अलग मजबूरी थी, क्योंकि मैं कोल्हापुर छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अपने बच्चों के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊं, मैं मुंबई में आके स्ट्रगल ना करूं। तो इसके लिए मैंने जो ईजी मेरे को मिल रहा था वो मैंने काम कर लिया। ऐसे होता है बहुत बार। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी, एक एक्टर, बहुत ही यंग एक्टर सचिन चांदवाड़े, वो सुसाइड कर लिए। जी। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ऐसी चीज़ें जब आप सुनते हो तो आपकी क्या राय है जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आप तो इतने साल इस इंडस्ट्री को दे चुके हो, तो आप समझते हो इसकी सारी बारीकियां समझते हो। तो क्योंकि हर इंसान जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो ये याद नहीं रखता है कि इसमें स्ट्रगल भी है, इसमें टाइम लगता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप उनको बताना चाहोगे ताकि वो इस बात को समझें कि आप अपना भले ही करियर बनाओ, लेकिन लाइफ की सुंदरता को मत भूलो। जी, आपने ही सही शब्दों में कह दिया अभी। हालांकि ये सचिन की न्यूज़ जो है मैंने सुनी कल परसों में, उसकी वजह क्या है, किस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये मुझे पता नहीं है अभी तक। हो सकता है कि वो शायद करियर में थोड़ा सा महसूस कर रहे हो कि उनके उस मुताबिक उनका करियर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत खूबसूरत फिल्मी लाइन है कि पता नहीं किस फिल्म की, जिसमें वो किरदार कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ ढंग का कर लूँगा। राइट। तो आपको एक तो अपने आप से उम्मीदें बहुत ज़्यादा रख के आना मत। हम क्या करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का हीरो अपने आप को बना देते हैं, और फिर हम अपने आप को ही जब हीरो बना के चलते हैं और उसके मुताबिक चीज़ें होती नहीं हैं, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद से निराश होने लगते हैं। राइट। आज का दौर ऐसा नहीं है। आज का दौर में अगर आपने ये नहीं कर लिया तो भैया कुछ और कर लोगे। आप कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए तो दुनिया में आए हो। रोजी रोटी कमाने की बात है, आप किसी तरह से कर लोगे। जिंदगी में बहुत सारे आनंद है, तो इसमें आपको नहीं मिल रहा है, शायद आपकी किस्मत में। अगर आप बिलीवर हो, अगर आप डेस्टिनी में मानते हो, आप अगर विधि के विधान को मानते हो, तो ये सोच के चलो कि वो आपके विधान में कुछ अलग तरीका का कुछ लिखा हुआ है, सक्सेस। या फिर तो जिंदगी तो जियो आप, और अकेले नहीं होते, आपकी फैमिली होती है, आपके माँ बाप होते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइफ को जीना ही बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने ये लाइफ मिली है, इसकी ब्यूटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग किसी चीज़ की चाहत के लिए अपने आप को गवाते रहते हैं। बिल्कुल। एवरी डे यू आर डाइंग व्हाइल लिविंग। दैट इज वेरी बैड। और आजकल के विशाल भाई हालात बहुत अलग है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं 90s का जमाना मैंने देखा है, जिसमें एक ठहराव था। राइट। कुछ ना कुछ सही ठहराव था उसमें। वो उतनी भागा दौड़ी थी नहीं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, बहुत लिमिटेड सोर्सेस में लोग खुश रह लेते थे 90s में। तो आजकल वो है नहीं, वो सुकून है नहीं।
आपके दिमाग आजकल आपके सामने इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, इतने सारे चीजें आपके सामने चमक रही हैं कि मैं इसको हासिल करूं या मैं इसको हासिल करूं, मैं बहुत बड़ी कार ले लूं या बंगला बना दूं या डुप्लेक्स ले लूं या मैं थाईलैंड को जाऊं, यूरोप को जाऊं, ये वो। आज सक्सेस की परिभाषा बदल चुकी है। पहले 90s के ज़माने में दिवाली साल में एक बार आती थी, आज हर दिन हम दिवाली बना रहे हैं। दिवाली की कुछ अहमियत रही नहीं आजकल, ऐसा है ना। तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अपने आप से लोग जल्दी मायूस हो जाते हैं। ये मायूस नहीं होना चाहिए, बस क्या कह सकता हूँ, बाकी जिस पे बीतती है वो ज़्यादा। तो ऐसा कोई मराठी का कोई फेमस डायलॉग जो आपने अपनी पिक्चरों में बोला हो, जो आपको बहुत पसंद है, वो डायलॉग आप, मतलब इतने सारे डायलॉग्स आपने बोले होंगे, हाँ। जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आज भी चेरिश करते हैं आप उस डायलॉग को? हाँ, बहुत मेरे 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 नसीब में ऐसे ज़्यादा डायलॉग्स आए नहीं हैं। एक मैंने जो मेरे क्या हुआ है ना विशाल भाई, मैंने बहुत स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर मेरे हिस्से में आए हैं, जो हिस्टोरिकल रोल्स मैंने किए हैं। अच्छा। तो जितना मैं नाटक के बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स मुझे पहले के ज़माने के याद हैं। लेकिन फिल्मों के अगर आप बात करें या टीवी सीरियल्स की अगर आप बात करें तो बहुत स्टाइलाइज्ड डायलॉग। या फिर ऐसा कोई डायलॉग जो आपने मराठी कितनी पिक्चरें देखी हैं, हाँ। उनमें कोई फेमस डायलॉग या आइकॉनिक डायलॉग जो आपको भी याद है, आपको बहुत पसंद है? अरे बहुत से हैं, लेकिन मैं अभी एक बताऊं, मैं एक डॉक्टर आनंदी गोपाल, ललित हो आनंदी गोपाल, आनंदी भाई फिल्म से नाम है, एक सेकंड दे दीजिए। आनंदी गोपाल। विशाल भाई एक फिल्म आई थी मराठी में आनंदी गोपाल करके। उस जमाने में 19वीं सेंचुरी के एंड में जो डॉक्टर बनी पहली, उनके बारे में थी और उनके पति के बारे में थी। तो उनके पति और उनके बीच में उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर था, लेकिन उन्होंने बहुत शिद्दत से अपनी पत्नी को पढ़ाया, उनको यूरोप में भेजा, लंदन में भेजा, उनको डॉक्टर बनाया। तो वो जब तैयारी कर रहे थे उस ज़माने के हिसाब से ऐसा था कि ये क्या कर रहे हो, अपनी बीवी को, एक तो औरत को पढ़ा रहे हो, औरत को पढ़ा रहे हो, बीवी को पढ़ा रहे हो और उसको उस देश में अकेले भेज रहे हो। तो ये तो पूरा मतलब वातावरण हिला दिया था उन्होंने। तो उस फिल्म का एक बहुत, मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन वो एक बहुत प्यारा डायलॉग था उसमें और बहुत मीनिंगफुल डायलॉग था कि अगर मेरी बीवी के ऐसा कुछ करने से आपकी रूढ़ी परंपरा अगर जल जाती है तो जले, राइट, लेकिन मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, उसे सिखाऊंगा, उसे अपने पैरों पे खड़ा करूंगा, भले जल जाए आपकी रूढ़ी परंपरा और आपके सनातनी विचार। इस तरह का कुछ वो डायलॉग था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो अभी अगर आपको आपने बताया आप एक्टिंग में है, लेकिन एक्टिंग आपकी लाइफ में आपके फादर के थ्रू भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आ गई, लेकिन आप ज़्यादा अपने आप को रिलेट करते हैं राइटिंग से। जी जी। और इसके अलावा म्यूज़िक का भी हमने आपका हुनर देख लिया। तो आपके व्हाट इज़ योर नेचुरल कॉलिंग, जो आप जिससे ज़्यादा रिलेट करते हैं? अगर राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि मैं वो मौका मिले तो बहुत सही तरीके से कर लूँगा। और अच्छी किस्मत रही है कि अभी 2 फिल्मों के लिए मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले मैं कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो हो सकता है कि उसमें मैं एंजॉय करूँ और वो काम भी ठीक ठाक अच्छा हो जाए। तो आप कौन से कैरेक्टर, कौन से एक्टर को, आपकी जो राइटिंग, आप जो स्टोरी की बात कर रहे हैं उसमें आप कौन से एक्टर को कास्ट करना चाहेंगे? मतलब मेरी, अगर मैं उस फिल्म का डायरेक्टर बनूंगा, हाँ, तो मेरी कास्टिंग हो सकता है कि मैं कर लूँ। और मैं, ऐसा होता है कि राइटर के तौर पे आप किसी एक एक्टर को इमेजिन करते हो, लेकिन वो फिल्म के पैकेज में ना बैठे हैं। फिल्म के पैकेज के लिए कोई और एक्टर ज़्यादा बेनिफिशियल हो तो उसको कास्ट किया जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। मैं तो ये है कि मैं स्टार्स से ज़्यादा एक्टर के साथ काम करना चाहूँगा। तो
तो जो एक्टिंग की परिभाषा है, एक्टर की परिभाषा है, उसमें आप किनको बहुत बेहतर मानते हैं? अरे मराठी में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मराठी के अच्छी बात यह है कि मराठी के जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। अच्छा अच्छा, है ना, समझते हैं। हमारे जितने भी मराठी के स्टार्स हैं, जैसे सुबोध हाँ भावे हो, मकरंद अनासपुरे हो, भरत जाधव हो, नई पीढ़ी के जो जितने भी उनके बाद के ललित प्रभाकर, अभी जिनका डायलॉग मैंने आपको सुनाया था, बहुत अच्छा एक्टर है वो। और बहुत अच्छे लोग मराठी के, क्योंकि ज़्यादातर थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं ना, थिएटर करके आते हैं, और पढ़े लिखे लोग आते हैं इसमें, मतलब पढ़े लिखे एज इन थिएटर जिन्होंने सीखा है, पढ़ा है, और जो जिनका स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है, तो ऐसा होता है। लेकिन मैं अभी जो एक जो कहानी पे काम कर रहा हूँ, मैं उसमें चाहता हूँ कि उसमें या तो गिरीश कुलकर्णी हो या नंदू माधव हो। अच्छा, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं दोनों, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी उनकी रेंज है। तो हो सकता है कि मौका मिले तो वो एक कहानी है, मैं उनके साथ में बनाना चाहूँगा। ज़रूर। तो आपकी अब जैसे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और अगर मैं वैसे पूछूं कि एज अ लेगेसी आप क्या छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपने अपने जीवन के सफ़र में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, आप इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हो, आप ज़रूर ये चाहोगे कि जो चीज़ें आपके साथ घटी, या जो मिस्टेक्स आपने करी, या जो फेलियर्स आपने देखे, वो फ्यूचर जनरेशन नहीं देखे। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, 3 एडवाइस जो फ्यूचर जनरेशन के लिए होगी, जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में भी काम करना चाहते हैं और जनरली भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहली ये कि मेरे अपने लिए गोल्स ये हैं कि जो मैं बहुत पैशनेटली करना चाह रहा हूँ, वो स्टोरी टेलिंग है, लिखना है, स्क्रीन प्ले लिखना है, कहानियाँ कहना है, मौका मिले तो डायरेक्शन करना है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस जिसके थ्रू अच्छी कहानियाँ कही जा सके उसको खड़ा करना है। तो ये सारे गोल्स मेरे हैं, एक एक करके उसको अचीव करने की कोशिश रहेगी। तो ये तो एक सपना है, देखते हैं कैसे पूरा होता है। और इसके लिए आलस छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, लिखने के लिए आपको बैठक जमा के वहाँ पे बैठना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन वो करूँगा अभी। और बाकी जो यहाँ इस इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं, हमने अपनी बातचीत के दौरान भी उसका जिक्र किया कि अपने आप से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, अपने आप को मतलब उम्मीद रखें, पॉजिटिव तो ज़िंदगी के बारे में रहें ही, लेकिन और एम्बिशियस होना और दूसरों की सक्सेस से अपनी सक्सेस को नापना बंद करें। राइट। वो अगर नहीं करें ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। जैसा मैं ये अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर चुका हूँ। मेरे साथ जब मैंने स्टार्ट किया काम करना, तब जिन्होंने काम किया इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत कुछ, अगर आप देखें तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, प्रॉपर्टीज बना ली, बहुत सारी फिल्में कर ली, वो आज स्टार्स हैं। मैंने भले शायद उतना काम नहीं किया, उतनी, अगर आप एक पैरामीटर लगा के देखो तो उतना सक्सेसफुल मैंने काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं ठीक ठाक मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक काम कर लिया। मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया, फैमिली मेरे से जुड़ी हुई है, जितना बेसिक अपने को लगता है। अपने को लगता क्या है, खाना पीना, गाड़ी में फ्यूल, और देखने को सिनेमा, सुनने को म्यूजिक, पढ़ने को किताबें, उतना जुगाड़ मैंने कर लिया, तो आई एम हैप्पी। ये सोच अगर आपकी हो, आप अपने सक्सेस की डेफिनेशन आप खुद तय करो, ना कि दूसरे आपको तय करें, तो इजी हो जाएगा। और मैं अपने पिताजी की बात फिर से कहूँगा कि अगर जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, अपना 100% डाल के मेहनत से, आपको उसके सपने आने चाहिए, आपको उसके ख्वाब दिन में भी दिखने चाहिए, तो फिर आपका पूरा सिस्टम उसको हासिल करने में लग जाता है। और वो जब होता है और आप में टैलेंट भी है, तो फिर तो आपको रोकेगा नहीं कोई, भले देर लगे। और दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में सिर्फ आर्टिस्ट होना काफ़ी नहीं होता। अगर हम इस फील्ड की बात करें, उसके साथ में आपको अपनी मार्केटिंग आनी चाहिए, आप में पेशेंस होने चाहिए। आप 10 दिन अगर घर में बैठे हों, तो वो 10 दिन आप अपने आप को बतौर एक्टर तराशने की कोशिश करते रहें। हमारे यहाँ पे होता क्या है ना विशाल जी, बहुत बार ऐसे होता है कि मैं एक काम मैंने कर लिया ना, मैंने एक बार कैमरे के सामने आ गया, तो मैं एक्टर बन जाता हूँ, स्टैम्प लग जाता है कि अभी ये एक्टर हो गया। उसके बाद में
बतौर एक्टर ग्रो करना वो भूल जाते हैं हम लोग। Right. फिर हम लोग काम हासिल करने में जुट जाते हैं। हाँ, वो फिर बिजनेस बन जाता है। हाँ, मतलब Skills- नया रोल, हाँ, skills develop नहीं करते। डेवलप करना वो बहुत बार भूल जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी रह जाती है। आपको पढ़ना चाहिए, आपको दूसरों का काम देखना चाहिए, आपको वर्कशॉप्स करनी चाहिए। आप नसीरुद्दीन शाह जैसा आदमी अगर इस उम्र में जाके कोई वर्कशॉप कर रहा है, Right. सब कुछ छोड़ के 2-2 महीने वहाँ पे बाहर जाके रह रहा है, तो इससे सीखने वाली बात है। थिएटर करते रहो, अगर एक्टर हो तो परफॉर्म अकेले कर सकते हो। कौन रोकता है आईने के सामने परफॉर्म करने को? Of course. वो करो, रील्स बनाओ। मैं तो कहता हूँ रील्स बनाओ, आप वीडियोस बनाओ। अगर है तो अच्छा ही काम कर रहे हो ना, हाँ, तो करो उसमें। अच्छा ही काम कर रहे हो तो करो, उसमें क्या होता है। ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने ये बातें बोली हमारी ऑडियंस को, जो कहीं ना कहीं एक रेस में भागे जा रही है। तो जिसके बाद 1 करोड़ है उसको 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ है उसको 20 करोड़ चाहिए, लेकिन उनको हमारे प्यारे अंबानी जी और अडानी जी सोते भी होंगे कि नहीं, ऐसा लगता है। So it's like- कितना कमाएं। इट्स लाइक अच्छी बात है कि एम्बिशियस रहें, लेकिन ये जो ग्रीड और एम्बिशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब अपन इस रोबोटिक दुनिया में इतने फंस चुके हैं तो आपकी ये एडवाइस बहुत वैल्यूएबल रहेगी। आई एम श्योर ऑडियंस ये समझेगी कि कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाइड भी होना चाहिए जो हमें मिल रहा है। जी, वरना होता क्या है कि हमने कमा लिया लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी। जी तो जी जी, साथ में ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है। सही कहा आपने कि साथ में जिंदगी को जीना मत भूलो। बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू स्वप्निल जी, आपने ऑनेस्टली इतनी सारी बातें करी, खुल के सब बातें करी और आपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे और वो सब बातें भी शेयर करी जो फ्यूचर जनरेशन को काम आएंगी। क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का उद्देश्य यही था कि हम एक ऐसा चैनल बनाएं जहाँ पे जो भी ओल्डर जनरेशन का जो अनुभव रहा है, उनकी जो मिस्टेक्स रही हैं या फिर वो जो एम्ब्रेस करते हैं अपनी जर्नी को, उसको वो नई जनरेशन को बताएं और वो उनके लिए हेल्पफुल हो ताकि वो आगे अपने लाइफ को बेहतर बना पाएं। सो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं, बहुत अच्छी और बहुत संजीदा बात कही। बस वो जो ओल्डर जनरेशन वर्ड है ना, वो थोड़ा सा खल गया। मैं वो एक्सेप्ट यू, आपके अलावा वो नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अभी क्या है, मैं मिड लाइफ में हूँ। भले कुछ ज़्यादा अचीव ना किया हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो है। तो वो अगर मैं दे सकूं और नए लड़कों के साथ थोड़ा भी मेरा कम्युनिकेशन बनता है। मैं रील्स और इंस्टा इस पे इसीलिए एक्टिव हुआ ना कि यूथ से कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं बहुत आजकल के ज़माने के मेरा जो कोल्हापुरी शब्दकोश करके जो सेगमेंट है, जो कोल्हापुरी स्लैंग के बारे में मैं वीडियोस करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ ताकि यूथ जुड़े। और ऐसे भी अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी, जिन्होंने आफ्टर 45 भी अपने करियर को शुरू किया है। जी, और दे आर डूइंग वेरी वेल। जी, तो एज इज नॉट अ नंबर व्हेन इट comes to at least creative world. Right. So thank you once again. Thank you so आपने इतनी सारी बातें करी और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा ये पॉडकास्ट। जी, उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगा। विशाल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट है। राइट। और आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सब कंडक्ट किया। ये कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूँगा। थैंक यू। ये इट मीन्स अ लॉट, इट गिव्स अ मोटिवेशन टू मी। सो हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा आई एम श्योर। और आगे भी अगर कोई आपको फीडबैक देना हो, अगर कुछ कमी रह गई हो या कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप ज़रूर बताएं। बाकी हमारे पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है यूथ क्वेक, उसको आप फॉलो करें और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए रेडी रहें। हम ऐसे ही चुनिंदा गेस्ट को बुलाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करें। इट इज़ लाइक फेलियर्स को सक्सेस का नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ट्रेडिशनली सक्सेस जो टर्मिनोलॉजी बनी हुई है जिसमें हम सिर्फ सक्सेस को ही महत्व देते हैं, जो लोग अचीव कर लेते हैं उन्हीं को महत्व देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक जर्नी होती है जिसको हम फेलियर का नाम दे देते हैं, वो जर्नी भी एक सक्सेस की परिभाषा के अंदर ही आती है और वो उसी के लिए वैल्यूएबल होती है जो उस जर्नी को जीता है। तो इसी उद्देश्य से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और आगे भी हम ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।